आहार्य की कार पैलेस के बाहर जैसे ही रुकी, इतनी जल्दी से डोर खोलकर कार से बाहर आ गई। उसने आहार्य पर कोई ध्यान नहीं दिया और भागते हुए पैलेस के अंदर चली गईं। आहार्य को उसकी ये हरकत जरा भी नहीं भाई। वो कार से बाहर आया, साथ ही साथ बेहद तेज आवाज के साथ डोर को बंद करते हुए लंबे लंबे कदमों के साथ पैलेस के अंदर जाने लगा। पास ही खड़े दो गार्ड्स ने उन दोनों को देखा, फिर एक दूसरे को देखते हुए एक साथ बोले, राजा सा तो ऐसी हरकतें कभी नहीं करते थे। इत्ती जैसे ही लिविंग हॉल में आई, उसने देखा चारों तरफ सन्नाटा था, इतना कि वो अपनी सांसों की आवाज साफ सुन सकती थी। जगह जगह नाइट लैंप लाइट ऑन थे। इत्ती को लगा जैसे वो किसी भूतिया हवेली में पहुंच गई हों। उसके अंदर जरा भी हिम्मत नहीं थी वो एक कदम भी आगे जाए। उसने अपना गला तर किया और डरते हुए एक कदम पीछे लिया, लेकिन हील्स की वजह से उसका पैर मुड़ गया। वो गिरती उससे पहले ही किसी ने उसकी कमर को होल्ड कर लिया। आहार्य को देख इत्ती की जान में जान आई। इत्ती कुछ कहती, लेकिन उससे पहले ही आहार्य ने उसे सीधा खड़ा किया और उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर वहां से जाने लगा। इत्ती मुंह खोले उसकी बैक को हैरानी से घूरने लगी। उसने आसपास देखा और जल्दी से आहार्य के पास जाकर उसका हाथ पकड़ लिया। अब मेरे साथ क्यों आ रही हो? बहुत जल्दी थी न तुम्हें तो? आहार्य चलते हुए उसे टॉन्ट कसना नहीं भूला। इत्ती ने सर उठाकर उसके स्ट्रेट फेस को घूरते हुए जवाब दिया, हाँ तो मुझे भी कोई शौक नहीं है आपके साथ साथ चलने का, वो तो हमारी मंजिल एक है, तो सोचा आपको कंपनी दे दूं। अपने आप को इतनी इम्पोर्टेंस देने की जरूरत नहीं है। अब तक दोनों अपने रूम में आ चुके थे। रूम में आते ही इत्ती में उसका हाथ छोड़ दिया और उसे उसी अंदाज से इग्नोर कर आगे जाने लगी जैसे अभी कुछ देर पहले आहार्य ने किया था। इस शिवाय को मैं छोड़ूंगा नहीं, कहते हुए आहार्य ने अपना गोट उठाकर सोफे पर फेंक दिया और खुद भी सोफे पर बैठ गया। उसका मूड बहुत खराब था। क्या कहा आपने मेरे भाई के बारे में? इत्ती उसके सामने आकर उसे घूरते हुए बोली। आहार्य अपनी टाई की नोट ढीली करते हुए बोला, फिलहाल मुझसे बहस मत करो वरना मैं तुम्हें बालकनी से नीचे फेंक दूंगा। हमारे रूम से जस्ट नीचे उसी का रूम है, उसी से पूछ लेना, मेरी तो कोई परवाह नहीं है तुम्हें। इत्ती भी उसे कोई जवाब देने वाली थी, लेकिन अचानक ही उसकी नज़र आहार्य के हाथ पर गई जिससे वो अपनी टाई को खोल रहा था। वो जल्दी से उसके करीब बैठकर उसका हाथ अपने हाथ में लेते हुए परेशानी से बोली, आपका हाथ? ये इतनी? उससे पूरी बात बोली ही नहीं गई। वो आहार्य के सूजे हुए हाथ को इधर उधर करते हुए देख रही थी। ओह, मतलब मेरी बीवी को मेरी फिक्र है। आहार्य ने अपने एक हाथ से उसका चेहरा थामते हुए उसका चेहरा ऊपर किया तो पाया वो रो रही थी। उसके आंसू देख वो भी बेचैन हो गया। मैंने यकीन कर लिया कि तुम्हें मेरी फिक्र है, प्लीज डोंट क्राई। इत्ती ने उसका हाथ अपने चेहरे से हटाते हुए नम आवाज में बोली, शट अप, मैं मजाक के मूड में बिल्कुल नहीं हूं। वो सोफे से खड़ी हुई और जल्दी से बेड साइड ड्रॉअर में कुछ ढूंढने लगी। अगर तुम रोमांस के मूड में हो तो मुझे बता सकती हो, हम रोमांस कर सकते हैं चेरी। सोफे पर बैठा वो उसे कुछ ढूंढते हुए देख रहा था। क्या चाहिए तुम्हें? बताओ, वैसे भी मैं ही हमारे रूम को सेट करता हूं। इत्ती फिर से उसके नजदीक आई। उसके हाथ में फर्स्ट एड बॉक्स था। वो जैसे ही उसके करीब बैठी, आहार्य ने उसकी कमर पकड़ ली। वो उसके गालों पर आए आंसू की बूंद को अपने होंठों में जिप्त करते हुए बोला, प्लीज ऐसे रोया मत करो, तुम्हारे आंसू मुझे हर्ट करते हैं। तुम क्यों बार बार मुझे ये तकलीफ देती हो? एग्जैक्टली, मुझे भी आपकी चोट देखकर हर्ट हो रहा है। क्या जरूरत थी आपको उससे लड़ने की? उसने सही ही तो कहा था, मेरी गलती थी, मुझे उनके पर्सनल मैटर में नहीं बोलना था। मेरी वाइफ कभी गलत हो ही नहीं सकती, तुम खुद को ब्लेम करना बंद करो। वो झुका और उसकी गर्दन को चूमने लगा। ऐसा मत कीजिए, इत्ती ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। आहार्य के होंठों की हरकत उसे अंदर से बेचैन कर रही थी। मैं ऐसा करना चाहता हूं। आहार्य आंखें बंद किए उसके नेक को लगातार चूम रहा था। उसकी तेज चलती सांसें ये जाहिर कर रही थी कि इस लम्हे कितनी चाहत से वो उसे चाहता था। इत्ती भी उसकी चाहता में डूब ही चुकी थी, लेकिन तभी उसे आहार्य की चोट याद आई।
उसने आहार्य को खुद से दूर करना चाहा, लेकिन उसने अपनी पकड़ उसकी कमर पर और कस दी। अब उसके होंठ उसकी गर्दन के नीचे आ गए थे। इत्ती ने उसका हाथ अपने हाथ में लिया और उसके हाथ में ट्यूब लगाने लगी। ऐसा करते हुए उसके हाथ कांप रहे थे। आहार्य ने अपनी हरकत जारी रखते हुए उसके हाथ से फर्स्ट एड नीचे फेंक दिया। उसने इत्ती के हाथ में अपने उसी जख्मी हाथ को इंटरवाइन कर लिया। उसके ऐसा करने से उसके हाथ पर लगी मेडिसिन अब इत्ती के हाथ पर भी लग गई। वो भी अपॉइंटमेंट की ठंडक अपने हाथ में महसूस कर पा रही थी। आहार्य आहिस्ता से उस पर छाता चला गया तब तक जब तक इत्ती पूरी तरह से सोफे पर न लेट गई। उसकी आंखों में देखते हुए वो धीरे से बोली, आप क्या कर रहे हैं? तुम भूल गईं? इतना भी वक्त नहीं हुआ हमें ये सब किए। उसकी बात से इत्ती की नजरें झुक गई। उसका चेहरा हसीन तरीके से सुर्ख पड़ गया। अब तुम इतना शर्माओगी तो कैसे चलेगा? तुमने ऐसे ही शर्माकर मुझे अपने लिए पागल कर दिया है। इत्ती को उसकी गर्म सांसें अपने चेहरे पर हवा के झोंके की तरह महसूस हुई और फिर उसके सख्त होंठ अपने होंठों पर। वो उसे किस कर रहा था, लेकिन इत्ती का दिमाग तो अभी भी उसके लफ्जों पर अटका था। धीरे से उनकी करीबियां बढ़ रही थी। न कोई पर्दा था ना दीवार। आहार्य उसे अपना बनाता उससे पहले ही इत्ती उसके चेस्ट पर अपने हाथ फेरते हुए नजरें झुकाकर शर्माते हुए। धीरे धीरे उनकी करीबियां बढ़ रही थी। न कोई पर्दा था ना दीवार। आहार्य उसे अपना बनाता उससे पहले ही इत्ती उसके चेस्ट पर अपने हाथ फेरते हुए नजरें झुकाकर शर्माते हुए बोली, लाइट और ब्लैंकेट। शर्माकर उसने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। ऊपर से आज दोनों सोफे पर थे। ये सिचुएशन उसके लिए काफी ऑकवर्ड थी। भूल जाओ उन्हें। आहार्य ने फिर से उसके करीब आना चाहा, लेकिन इत्ती ने उसके चेस्ट पर हाथ रखकर उसके और अपने बीच दूरी कायम करते हुए कहा, प्लीज जाइए न। आहार्य उसके बार बार रोकने से इरिटेट हो गया। उसने झुककर उसके गले पर बाइट करते हुए गहरी आवाज में कहा, पहले तड़पाती हो फिर रात भर रोती हो। वो उसके ऊपर से उसी हालत में उठ गया। इत्ती की नजर उस पर गई तो उसने जल्दी से अपनी आंखें बंद करते हुए धीरे से कहा, बेशर्म। अभी तो तुमने कुछ करने ही नहीं दिया और मुझे बेशर्म का टैग पहले ही दे दिया। उसने लाइट्स ऑफ की और ब्लैंकेट लेकर सोफे पर आ गया। उसने इत्ती और खुद को ठीक से ब्लैंकेट से कवर किया, लेकिन फिर भी आधा ब्लैंकेट सोफे के नीचे लटक रहा था। इस वक्त आहार्य इत्ती के ऊपर झुका उसे किस कर रहा था। दोनों की आंखें खुली थी। रूम में एकदम अंधेरा था, लेकिन फिर भी वो अंधेरे में एक दूसरे की झलक देख पा रहे थे। विंडो भी बंद कर दीजिए ना। शायद इस बार वो उसे चिढ़ा रही थी और सच में आहार्य इरिटेट हो गया। वो धीरे से उसके करीब आया। अचानक से ये सब महसूस करते हुए इत्ती की चीख निकल गई। उसने उसके चेस्ट पर स्क्रैच करते हुए कहा, आई वॉज नॉट रेडी। ऐसे चिचप तुम कुछ नहीं कहोगी सिर्फ मेरे नाम के सिवा। क्या नाम? मैं आपका नाम लूं? उसने झटके से आंखें खोली। हम मेरा नाम लो, आहार्य ने धीरे से उसके कान में कहा और अपनी गर्म जीभ उसके ईयर पिन्ना पर घुमाने लगा। इत्ती की सांसें बेकाबू थी। वो पहले ही उसकी नजदीक को झेल नहीं पा रही थी, ऊपर से उसकी अभी की इस हरकत ने उसे और ज्यादा बेकाबू कर दिया था। आहार्य कुछ नहीं कर रहा था, वो बस उसके नजदीक था। इत्ती ने गहरी सांस लेते हुए कहा, आई फील अनकंफर्टेबल। आप क्यों मुझे परेशान कर रहे हैं? से माई नेम। फिर नहीं करूंगा परेशान, आहार्य ने उसके चिक्स पर किस करते हुए कहा। हाँ, वो जानता था उसका कुछ न करना इत्ती को बेचैन कर रहा था। यही तो वो चाहता था। अच्छा ओक। इत्ती ने एक गहरी सांस ली। इस पल जैसे उसका दिमाग आहार्य के अलावा कुछ सोच ही नहीं पा रहा था। हम आगे आई एम डेस्परेटली वेटिंग। मुझे भी तुम चाहिए, ये तभी होगा जब तुम मेरा नाम लोगी। कहते हुए उसने अपना चेहरा इत्ती के बालों में छुपा लिया। आहा आहार्य कहकर वो जल्दी से उसके गले लग गई। आहार्य के होंठ ही नहीं उसकी आंखें भी मुस्कुरा दी उसने और कसकर उसे हाग कर लिया। इत्ती के मुंह से अपना नाम सुनकर उसे अपने दिमाग से दिल तक एक सेंसेशन सी महसूस हुई। उसे आज तक अपना नाम इतना अच्छा नहीं लगा था जितना आज इत्ती के मुंह से सुनकर लगा। उसका दिल चाहा वो बस इत्ती के मुंह से ही अपना नाम सुने, बार बार कई बार। अपना नाम लेने का हक सिर्फ उसके नाम कर दे। एक बार फिर बोलो।
अब नहीं। क्यों नहीं? अब ऐसा तो नहीं ही होगा कि तुम वो कॉन्सेप्ट मानती हो, अपने हस्बैंड का नाम नहीं लेते। वो हंसा, जाहिर था वो उसे चिढ़ा रहा था। ऑफ कोर्स नोट, वो रीजन नहीं, आप मुझसे कितने बड़े हैं, इसलिए एंड कभी लिया भी नहीं ना। कुछ देर दोनों एक दूसरे की आगोश में यूं ही खामोश रहें। इस वक्त एक दूसरे की धीमी सांसों की आवाज ही दोनों महसूस कर रहे थे। अच्छा सुनिए। हम्म। आहार्य ने उसके बालों को चूमा। आप भी तो मेरा नाम नहीं लेते? हमेशा अजीब अजीब से नामों से बुलाते हैं, क्यों नहीं लेते मेरा नाम? वो उससे दूर होकर फिर से सोफे पर लेट गई और उसके गले में अपनी बाहें डालकर अंधेरे में उसका चेहरा महसूस करने लगी। खामोश से और बेसब्री से वो उसके जवाब का इंतजार कर रही थी। कुछ देर बाद आहार्य उसके चेहरे पर और ज्यादा झुकते हुए बोला, क्योंकि मैं वो कंसेप्ट फॉलो करता हूं कि अपनी वाइफ का नाम नहीं लेना चाहिए। ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है? ये मेरे कॉन्सेप्ट्स है। आप और आपकी बातें दोनों ही बहुत अजीब होती हैं। वो हंस पड़ी। हाँ, तभी तो तुमसे शादी की। कुछ पल तो इत्ती को उसकी बात का मतलब समझ नहीं आया, लेकिन जैसे ही समझ आया वो तेजी से उसके चेस्ट पर पंच करते हुए बोली, यू मीन मैं भी अजीब हूं? आप हर चीज में मुझे क्यों घसीट लेते हैं? आहार्य ने बिना कुछ कहे उसके सर से सर जोड़ लिया। इत्ती भी खामोश हो गई। उससे जब और बर्दाश्त नहीं हुआ तो आखिर में उसने हिम्मत करते हुए कहा, आई वॉन्ट यू प्लीज। आई वॉन्ट यू टू बैडली। आहार्य ने धीरे से उसके माथे को चूमते हुए कहा और फिर उसे अपनी करीबी का एहसास कराने लगा। इत्ती ने उसकी पीठ पर अपने हाथों की गिरफ्त सख्त कर दी। जैसे जैसे वक्त गुजरा उनकी सांसों का शोर तेज होता गया। कितना वक्त गुजरा दोनों को ही खबर नहीं थी। आहार्य उसके होंठों को चूमते हुए उसे प्यार कर रहा था। इत्ती ने हांफते हुए अपना चेहरा घुमा लिया। अब आहार्य उसके कानों और फिर उसकी गर्दन को चूमने लगा। इत्ती ने आंखें खोली। वो बुरी तरह से हांफ रही थी। उसकी नज़र वॉल क्लॉक पर गई। इस वक्त ऑलमोस्ट सुबह हो गई थी। उसने चेहरा घुमाया तो आहार्य फिर से उसके होंठों पर किस करने के लिए जैसे ही झुका, इत्ती ने उसके होंठों पर उंगली रख दी। वो हांफते हुए बोली, अब बस, सुबह हो गई। होने दो। उसने उसकी उंगली पर बोसा, किस देते हुए कहा। मैं थक गई हूं, मुझे नींद आ रही है। ओक। आहार्य ने उसके पसीने से तर माथे पर हल्की सी किस करते हुए उसकी गर्दन में अपना चेहरा छुपा लिया। मैं ऐसे कैसे सो पाऊंगी, इट्स सो अनकंफर्टेबल। उसकी बात सुनते ही आहार्य ने बिना कुछ कहे दोनों की पोजीशन चेंज कर ली। अब वो उसके नीचे था और इत्ती उसके ऊपर। सो जाओ। उसकी उंगलियां इत्ती के बालों में आहिस्तगी से घूम रही थी। इत्ती ने कोई जवाब नहीं दिया, वो सो चुकी थी। अगली सुबह इत्ती बेड पर पेट के बल सोई हुई थी। उसकी पलकें फड़फड़ाई और उसने हल्के से अपनी आंखें खोली। कुछ थकान तो कुछ नींद से उसकी आंखें सुर्ख थी। उसने अपनी एक आंख फिर से बंद कर ली और एक आंख हल्की सी खोलकर वॉल क्लॉक पर टाइम देखा। सुबह के 9:30 बज रहे थे। झटके से उसकी दोनों आंखें खुल गई। इतना वक्त हो गया और आपने मुझे उठाया भी नहीं। उसने सर घूमकर देखा, बेड एकदम खाली था। उसे ध्यान आया कि आहार्य अब तक जा चुका होगा। वो उठकर बैठ गई। उसने साइड टेबल से अपना फोन उठाया। फोन ऑन करते ही उसकी आंखों के आगे एक मैसेज था, मैंने जानबूझकर तुम्हें नहीं उठाया, तो आज तुम जितना चाहे उतना सो सकती हो। इत्ती कुछ पल हेड रेस्ट पर सर टिका कर बैठ गई। उसने साइड से एक पिलो उठाकर अपनी गोद में रख लिया। वो कल रात के बारे में सोच रही थी। कल रात जो कुछ हुआ एक के बाद एक उसकी आंखों में फ्लैश हो रहा था। अम्मम, आप कहते हैं कि मैं कितना शर्माती हूँ, लेकिन इसमें मेरी भी क्या गलती? आप हर रात मुझे शर्माने की एक नई वजह दे देते हैं। अब मैं आपको फेस कैसे करूंगी? उसने पिल्लों से अपना चेहरा छुपा लिया। उसका ध्यान गया कि आहार्य ने उसे हर बार की तरह अपनी शर्ट पहना दी थी। उसने शर्ट की कॉलर को थोड़ा ऊपर किया और उसे इनहेल करने लगे। उसे अपने हर हिस्से से आहार्य की खुशबू आ रही थी। उसके चेहरे पर एक अलग ही रौनक थी, जो अमूमन उसी शख्स के पास होती है जिसने अपनी जिंदगी में सब पा लिया हो, और इत्ती भी उन्हीं लोगों में से थी। उसने अपनी जिंदगी में अब तक सब कुछ पाया था। लव यू सो मच। न जाने मैं आपसे ये कब कह पाऊंगी।
तुम चाहो तो उन्हें आज ही कह सकती हो। ये आवाज सुनकर इत्ती ने जल्दी से सर उठाकर डोर की तरफ देखा। वहां प्रगति खड़ी थी। उसे अचानक अपने सामने देखकर उसकी चीख निकल गई। भाभी सा, आप यहाँ अचानक? कहते हुए वो खुद को ब्लैंकेट से कवर कर रही थी। प्रगति को उसकी हरकत पर हंसी आ गई, लेकिन उसने उदासी का नाटक करते हुए कहा, आई एम सो सॉरी, मैं तो भूल गई थी, अब तुम्हारी शादी हो गई है। मुझे ऐसे बिना परमिशन के तुम्हें रूम में नहीं आना चाहिए था। ठीक है, मैं बाद में आती हूँ, कहकर वो वहां से जाने लगे। नहीं नहीं भाभी सा, मेरा वो मतलब नहीं था। आई मीन आपको अचानक देखकर मैं शॉक हो गई थी। इत्ती ने जल्दी से अपने हाथ आगे कर दिए। उसके आंखें नम थी। प्रगति भी जल्दी से उसके पास आई और उसके गले लग गई। कुछ पल दोनों एक दूसरे की यूं ही गले लगे रहें। इस वक्त दोनों के आंखें नम थी। आपको मेरी याद नहीं आती? आती है ना, इनफैक्ट तुम्हें नहीं आती है, प्रगति ने नमी और से कहा। मुझे आप सब की बहुत ज्यादा याद आती है। इत्ती की पकड़ कस गई। उसने सुकून से अपनी आंखें बंद कर लीं। अच्छा, तभी तुम आगे से कभी मुझे कॉल नहीं करती, और अगर मैं करूं तब भी टाइम पर कॉल पिक नहीं करती। इतनी कहाँ बिजी रहती हो तुम? आखिरी लाइन उसने शरारत से कही। उसने इत्ती को खुद से दूर किया तो इत्ती ने शर्मा कर अपना चेहरा नीचे झुका लिया। प्रगति ने उसके बालों को हल्का सा सहलाते हुए हंसकर कहा, ओक, नहीं करती तुम्हें टीज। क्या तुम ठीक हो? उसकी आवाज में एक माँ वाली फिक्र थी। हाँ, मुझे क्या होगा? नहीं, मैं बस ऐसे ही पूछ रही थी, प्रगति ने मुस्कुरा कहा। फिर एक पॉज लेकर आगे बोली, तुम्हें किसी भी फैमिली इश्यूज में पड़ने की जरूरत नहीं। अगर तुम्हें कोई कुछ भी कहें तो प्लीज मुझसे या अपने भाई से छुपाना मत, ठीक है ना? परेशानी से वो बार बार इत्ती का हाथ सहला रही थी। इत्ती कंफ्यूज हो गई। उसने उलझ कर पूछा, मुझे कोई प्रॉब्लम क्यों होगी? उसे कुछ याद आया। उसने प्रगति का हाथ पकड़ते हुए जल्दी से कहा, भाभी सा, कीर्ति दी। क्या हुआ? कुछ नहीं, बस कीर्ति प्रेग्नेंट है और अब आकाश और कीर्ति की शादी होने वाली है। प्रगति ने कल हुए ड्रामे का उसके सामने कोई जिक्र नहीं किया। ओह भाभी, हम दोनों ही दी के लिए शॉपिंग करेंगे और सब हम दोनों करेंगे, नैना वगैरह को इन्वॉल्व नहीं करेंगे। उसने अपने पैटर्नल कजिन्स को याद कर बुरा सा मुंह बनाया। हाँ, सब हम करेंगे, प्रगति ने हामी भरते हुए कहा। वो जानती थी इत्ती को अपने कजिन्स जरा भी नहीं पसंद थे। काफी देर तक दोनों इधर उधर की बातें कर रहे थे। अच्छा, तुम्हारे पीरियड्स आ गए? अचानक ही प्रगति कोई बात याद आई। नहीं, लास्ट टाइम तो तभी आए थे जब मैं वहां थी। इतनी को भी जैसे कुछ याद आया। प्रगति कुछ सोचने लगी। इत्ती के पीरियड्स हमेशा इरेगुलर रहते थे। वो 19 साल की हो गई थी, फिर भी उससे पीरियड पेन हैंडल नहीं होता था। इन दिनों उसकी कंडीशन काफी पेनफुल हो जाती थी। भाभी सा, प्लीज मुझे भी अपने साथ ले चलिए ना। लास्ट टाइम तो मैं वही थी, बट अब मैं क्या करूंगी, आई कांट हैंडल। इत्ती उसके याद दिलाने से परेशान हो गई। प्रगति को आहार्य की कल की कहीं बात याद आई। उसने इत्ती का परेशानी से भरा चेहरा देखा तो उसके गालों पर हाथ रखते हुए बोली, ठीक है, तुम जमाईसा के साथ वापस आ जाना। अब मैं उनसे कैसे बोलूंगी, और अगर मैं उन्हें चलने का कहती हूँ तो वो बहुत खराब रिएक्शन देते हैं, फिर मुझे गुस्सा आ जाता है और हमारी लड़ाई हो जाती है। क्यों, तुम उनसे क्यों नहीं बोल सकती? वो तुम्हारे पति हैं। हाँ, बट कभी उनसे कोई ऐसी बात कही नहीं ना। इत्ती अपनी उंगलियों को देखने लगीं। अब कह देना तो। अच्छा, वो सब छोड़ो और जल्दी से फ्रेश होकर नीचे आ जाओ। इतनी देर तक अपने रूम में मत रहा करो। प्रगति बेड से खड़ी हुई और अचानक उसकी नजर इत्ती की गर्दन पर गई, जहां पर कई सारे बैंगनी निशान थे। इत्ती ने सर उठाकर उसे देखा और उसकी नजरों का पीछा किया। भाभी सा, कहते हुए उसने पिलो को हाग कर लिया। क्या? मैंने कहाँ कुछ कहा? उसकी हालत पर वो हंस पड़ी। इत्ती ने अपने सर पर ब्लैंकेट डाल लिया। प्रगति हंसते हुए वहां से चली गईं। उसके जाते ही इत्ती ने ब्लैंकेट हटाया। अनायास ही उसकी नज़र सोफे पर गई। उसने एक नज़र सोफे को देख कैसली नजरें हटा ली। सडनली उसके दिमाग में कुछ क्लिक किया। झटके से एक बार फिर उसने सोफे को देखा। हश, ये तो ठीक है, कहते हुए वो सोचने लगी, कल सोफा कितना गंदा था। वो श्योर थी आहार्य ने इसे क्लीन किया होगा।
एक बार के लिए तो वो डर गई थी कि कहीं सोफा अभी भी उसी हालत में हो और अगर प्रेगती की नज़र उस पर चली जाती तो वो कितनी एम्बेरेज हो जाती। आहार्य अपने कैबिन में था। उसकी नज़रें लैपटॉप स्क्रीन पर थी जिसे देखते हुए वो कॉल पर किसी से बात कर रहा था। ऋतिक उसके कैबिन में आया। उसके चेहरे पर परेशानी थी। वो आहार्य को देखते हुए उसकी कॉल एंड होने का वेट करने लगा। आहार्य के कॉल खत्म करते ही ऋतिक ने जल्दी से कहा, बॉस मैम ने एक प्ले में पार्टिसिपेट किया है। वो खामोश हो गया। आहार्य ने एक हल्की नज़र उस पर डाली और वापस अपने लैपटॉप स्क्रीन को देखते हुए बोला, हाँ तो? उसका जो मन चाहे वो कर सकती है। ऋतिक ने अपना गला तरकर जल्दी से आगे की बात कही, मैम ने किसी को चैलेंज किया है और बैड न्यूज़ ये है कि इस प्ले में एक किसिंग सीन है। कहाँ गई तुम्हारी वो सो कॉल्ड इगोइस्टिक दोस्त? उसने मुझे चैलेंज दिया था न कि इस बार वो मुझे रिप्लेस करेगी। एक ही दिन में होश ठिकाने आ गए उसके, जो आज आई ही नहीं। पल्लवी ने सामने से आ रही आंचल और सुहानी का रास्ता रोकते हुए कहा। दोनों जो इस वक्त कैंटीन जा रहे थे, उसके अचानक सामने आने से उन्हें रुकना ही पड़ा। वो खामोश हो गए। उनके पास उसके सवाल का कोई जवाब नहीं था। वो भी नहीं जानते थे कि इत्ती आज क्यों नहीं आई। कल तो उसने बड़े कॉन्फिडेंस से ये चैलेंज ले लिया था। तो तुम दोनों की शक्ल देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम दोनों को भी उसके न आने का कारण नहीं पता हम्मम। मोकिंग टोन में कहते हुए वो अपनी 2 चमचियों के साथ वहां से चली गई। देखा तुमने, मैंने पहले ही इत्ती को कहा था कि पल्लवी के खिलाफ जाने की जरूरत नहीं है। इतने सालों से वही इस प्ले की फीमेल लीड का कैरेक्टर प्ले करती आ रही है। इत्ती ने बस अपने सो कॉल्ड ईगो के चलते उसे ये चैलेंज दे दिया। वो खुद तो मुसीबत में फंसी ही साथ हमें भी उसके चक्कर में सफ़र करना पड़ रहा है। सुहानी काफी गुस्से में थी। आंचल ने भी उसी के अंदाज में जवाब देते हुए कहा, वो ये चैलेंज जरूर जीत जाएगी, आई एम डैम श्योर। तुम दोनों को जो करना है करो, बट मुझे इन सब में इन्वॉल्व मत करो, सुहानी ने गुस्से से कहा और वहां से चली गई। आंचल ने एक बार फिर इत्ती को मैसेज किया लेकिन इस बार भी इत्ती ने कोई रिप्लाई नहीं किया। आंचल पूरी तरह से फ्रस्ट्रेट हो गई। हालांकि उसे इत्ती के लिए कोई डर नहीं लग रहा था। वो इतना तो जानती थी कि आहार्य के होते हुए इत्ती के लिए फीमेल लीड का कैरेक्टर हासिल करना कोई बड़ी बात नहीं थी। इत्ती अपने रूम में आई। उसका चेहरा उतरा हुआ था। अभी अभी उसके परिवार वाले वापस सिरोही चले गए थे। उसकी आंखें सूजी हुई थी। जाहिर था वो रोई थी। वो सीधा आकर अपने बेड पर लेट गई। उसने पिलो का हाग कर लिया। कुछ रोने तो कुछ कल रात की थकान की वजह से कुछ ही देर में उसे नींद भी आ गई। ऋतिक की बात सुनकर आहार्य अपना काम छोड़कर उसे देखने लगा। उसके चेहरे पर गुस्से वाले एक्सप्रेशंस थे। ऋतिक ने अपना गला तर किया और आगे उसे पूरी बात एक्सप्लेन करते हुए बोला, बॉस मैम ने किसी पल्लवी नाम की लड़की को चैलेंज दिया है कि वो इस बार इस कैरेक्टर को हासिल करके रहेंगी। स्टोरी क्या है? आहार्य ने ठंडे लहजे से पूछा। तो ऋतिक ने अपना गला साफ करते हुए आगे कहा, बॉस ये एक फिक्शनल लव स्टोरी है जिसमें फीमेल लीड की सौतेली माँ उसको बचपन से टॉर्चर करती है और फिर एक दिन फीमेल लीड की मुलाकात उसके प्रिंस चार्मिंग से होती है। कहते हुए उसने आहार्य को देखा जिसका चेहरा हल्का हल्का लाल हो गया था। जाहिर था गुस्से से। आगे कहो, आहार्य ने खुद को काबू कर अपने दांत पीसते हुए कहा। बॉस वो। ऋतिक ने गहरी सांस ली और आगे बताना शुरू किया। फीमेल लीड अपने प्रिंस चार्मिंग की मदद करती है। व्हाट प्रिंस चार्मिंग? कॉल दैट मेल लीड, आहार्य ने इरिटेट होकर कहा। ये बॉस क्या सच में फील करने लगे? उसने मन ही में सोचा। फिर आहार्य के कहे मुताबिक बोला, मेल लीड को फीमेल लीड से पहली नज़र का प्यार हो जाता है और फीमेल लीड को भी। शट अप, फीमेल लीड को क्यों होगा? वो ऑलरेडी मैरिड है और उसका एक हस्बैंड है। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि ऋतिक भी घबरा गया। आहार्य बेकाबू सा हो गया था। इत्ती से जुड़ी छोटी से छोटी बात से वो बेकाबू हो जाता था। उसका अपने इमोशंस पर काबू नहीं रहता था। वो गलत नहीं कहता था। इत्ती ने उसे पागल कर दिया था। बॉस वो फीमेल लीड जो इस स्टोरी में है, ऋतिक ने अजीब सी स्माइल के साथ कहा। आहार्य ने अपनी आंखें बंद की और उसे आगे बोलने का इशारा किया। ऋतिक आगे बताने लगा। वो जैसे जैसे कह रहा था उसका दिल जोरों से धड़क रहा था।
उसे एहसास हुआ आगे जो वो कहने वाला था उसे सुनकर आहार्य कहीं गुस्से में उसे जान से ना मार दे। अपनी सोच से बाहर आकर उसने आगे बताना शुरू किया। जब फीमेल लीड की मां को इस बारे में पता चलता है तो वो फीमेल लीड को जहर दे देती है, जिससे फीमेल लीड एक गहरी नींद में सो जाती है। और इसका एंटीडोट प्यार है, यानी कि जब मेल लीड फीमेल लीड को किस करेगा तभी फीमेल लीड उस गहरी नींद से जागेगी। ये कैसी बकवास स्टोरी है। उसके हाथ में पकड़ा पेन 2 टुकड़ों में बट चुका था। ऋतिक 2 कदम पीछे हो गया। उसने डरते हुए कहा, एग्जैक्टली बॉस, ये कैसे अजीब सी स्टोरी है। इस स्टोरी में तो कोई लॉजिक ही नहीं है। उसने ऊपरी दिल से कहा। हालांकि उसने भी ये नोवेल पढ़ रखी थी और ऋतिक खुद भी इस नोवेल का बहुत बड़ा फैन था, लेकिन वो ये बताकर अपने बॉस को प्रोवोक नहीं कर सकता था। इससे उसकी जॉब जो खतरे में पड़ सकती थी। इस वक्त आहार्य को इत्ती के ऊपर बेहद गुस्सा आ रहा था। उसने गुस्से से दांत पीसते हुए अपने मन में कहा, ये लड़की हमेशा हर काम बिना सोचे समझे करती है। क्या वो भूल गई कि वह मैरिड है? ऋतिक ने देखा कि आहार्य शदीद गुस्से में था। उसने उसे काम करते हुए कहा, बट बॉस, ये जो किसिंग सीन है ये एक फेक किसिंग सीन है। इसमें बस मेल लीड फीमेल लीड के ऊपर झुकेगा बस। गेट लॉस्ट, वरना तुम कभी झुककर कुछ उठाने के काबिल नहीं रहोगे। आहार्य ने उसे केबिन से बाहर निकाल दिया और फिर उसने बिना देरी किए टेबल पर पड़ा अपना फोन और कार की कीज उठाई और अपने पर्सनल लिफ्ट से केबिन से बाहर चला गया। रास्ते भर उसने बेहद रश ड्राइविंग करते हुए कार ड्राइव की थी। लिविंग हॉल से गुजरते हुए घर की औरतों ने उसे देखा। उसे इतनी जल्दी देखकर सभी हैरानी थी। इसके बावजूद किसी ने उससे कोई सवाल नहीं किया। आहार्य सीधा स्टेयर्स से होते हुए सेकंड फ्लोर पर अपने रूम में चला गया। रूम में आकर उसकी नज़र सबसे पहले बेड पर सोई इत्ती पर गई। उसे देखते हुए उसने दरवाज़ा तेजी से बंद किया। इसके बावजूद इत्ती नहीं उठी। शायद वो गहरी नींद में सो रही थी। बेड के करीब आकर आहार्य उसके चेहरे को बुरी तरह से घूरने लगा। एंग्री बर्ड रेडी टू बी एंग्री। उसकी नज़र बेड साइड टेबल पर रखे पानी से भरे ग्लास पर गई। उसे एक नज़र देख उसने एक बार फिर से इत्ती का सोता हुआ चेहरा देखा। अपनी चेरी का मासूम सा चेहरा देखकर पहले तो उसका दिल किया कि वो ऐसा ना करे, लेकिन अगले ही पल उसे इत्ती की बेवकूफ़ी याद आई। ये याद आते ही उसे एक बार फिर इत्ती पर शहीद गुस्सा आने लगा। उसने झटके से ग्लास में भरा पानी इत्ती के चेहरे पर उड़ेल दिया। इत्ती चीखते हुए उठकर बैठ गई। कुछ पल तो उसे कुछ समझ ही नहीं आया। उसने अपने हाथों से अपने मुंह को पोंछा। अभी भी वो गहरी नींद के नशे में थी। उसने सर कर घुमाकर देखा, आहार्य उसके साइड में खड़ा उसे गुस्से से घूर रहा था। फिर उसकी नज़र उसके हाथ में पकड़े खाली ग्लास पर गई। उसकी सारी नींद हवा हो गई। वो चीखते हुए बोली, दिमाग खराब है आपका? मैं सो रही थी और ऐसे किसी के चेहरे पर पानी कौन डालता है? वो तेज तेज चिल्लाते हुए कहीं जा रही थी। इस वक्त उसे आहार्य पर बहुत तेज गुस्सा आ रहा था। एक पल तो उसके दिल में आया कि वो आहार्य के बाल नोच लें। आहार्य खामोशी से उसके सामने बैठ गया। उसने अपनी पॉकेट से रुमाल निकाला और उसके चेहरे पर पानी की बची हुई बूंदों को साफ करते हुए उसे घूरने लगा। उसकी ऐसी हरकत से इत्ती का पारा और ज्यादा गर्म हो गया। उसने आहार्य की हाथ से हैंकी छीनकर उसे गुस्से से बेड पर फेंकते हुए बोली, दिमाग खराब हो गया क्या आपका? पहले तो मेरे फेस पर पानी फेंका और अब कोई जवाब भी नहीं दे रहे हैं। दिमाग मेरा नहीं तुम्हारा खराब हो गया है। आहार्य ने कसकर उसकी बाजू पकड़ी और उसे अपने करीब करते हुए उसकी नींद और गुस्से से लाल आंखों में घूरते हुए बोला, क्या बेवकूफ़ी करके आई हो तुम हम्मम? इत्ती उसे ना समझी से देखने लगीं। बेवकूफ़ी? उसने अपनी पलकें साफ की जिस पर उसे अभी भी नमी का एहसास हो रहा था। हाँ बेवकूफ़ी। आहार्य की पकड़ उसकी बाजू पर कस गई। आपका ना दिमाग खराब हो गया है? आपको ये ठंडा पानी मुझ पर नहीं खुद पर डालना चाहिए था। खमाखा मेरी अच्छी खांसी नींद खराब कर दी। एक तो मैं इतना थक गई थी। आहार्य ने उसकी बात को इग्नोर किया और अपनी पॉकेट से एक पेपर निकालकर उसकी गोद में फेंकते हुए बोला, क्या है ये? क्या है? कहते हुए इत्ती ने पेपर उठाया और उसे पलट पलट कर देखने लगी। ये तो स्क्रिप्ट है। उसे देखते ही इत्ती को अचानक कुछ याद आया। वो जल्दी से आहार्य का हाथ पकड़ते हुए बोली,
ओह, मैं तो भूल ही गई थी, मुझे न इस प्ले में पार्टिसिपेट करना है। आप प्लीज इसका फीमेल लीड कैरेक्टर मुझे दिलवा दीजिए ना। आई नो आप ये आसानी से कर सकते हैं। आहार्य ने उसका हाथ झटका और गुस्से से बोला, ऑफ कोर्स मैं कर सकता हूँ, लेकिन मैं करूँगा नहीं। इत्ती हैरान हो गई, उसने बड़ी बड़ी आंखें करते हुए आहार्य को देखते हुए कहा, नहीं करूँगा, क्यों? मुझे प्लीज ये रोल चाहिए। मैंने उस पल्लवी को चैलेंज किया है कि इस बार ये रोल प्ले मैं ही करूँगी। उसकी बातें सुनकर आहार्य के गुस्से में इजाफा हो गया। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है या मैंने तुम्हें ज्यादा ही छूट दे दी है? आपको हुआ क्या है? क्या बोल रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। इत्ती भी और इरिटेट हो गई। आहार्य ने वो पेपर उसके सामने करते हुए कहा, इसमें किसिंग सीन है, तो तुम ये किसिंग सीन करोगी? भूल गई तुम मैरिड और तुम्हारे पास एक हस्बैंड भी है। इत्ती को अब जाकर उसकी गुस्से की वजह समझ में आई। वो आहार्य का हाथ पकड़ते हुए बोली, ओह, तो आप इसलिए इतना गुस्सा हो रहे थे? आहार्य कंटिन्यू उसे गुस्से से घूर रहा था, जिसे देखकर इत्ती ने एक गहरी सांस छोड़ते हुए कहा, ये एक फेक किसिंग सीन है। वो आगे कुछ बोलती कि आहार्य उसके हाथ से अपना हाथ छुड़ाते हुए बोला, फेक हो या रियल है तो किसिंग सीन ना। तुम किसी और को किस करने की एक्टिंग भी कैसे कर सकती हो हमम? ये कहते हुए भी उसका फेस किसी पत्थर के मानिद सख्त हो गया। क्या मतलब कैसे कर सकती हो? मैंने उस पल्लवी को चैलेंज किया और ऑफ कोर्स मैं ये रोल करके रहूंगी। आप कुछ भी कीजिए, बस मुझे ये रोल चाहिए। इस बार उसका लहजा जिद्दी थी। मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा और ना ही तुम ये स्टूपिड प्ले करोगे, गॉट दैट। सख्ती से कहते हुए वो बेड से उठा और वहां से जाने लगा। उसकी बात सुनकर इत्ती परेशान हो गई। वो अब पीछे नहीं हट सकती थी। उसने पल्लवी को चैलेंज किया था कि इस बार ये रोल वही करेगी। सोचते हुए वो जल्दी से बेड से उठी और आहार्य के सामने आते हो बोली, आपको ये करना ही होगा, समझे आप? आहार्य उसके चेहरे पर झुका और उसकी आंखों में गुस्से से देखते हुए बोला, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने वाला एंड आई विल मेक श्योर कि ये रोल तुम्हें बिल्कुल भी ना मिले। यू नो न माई एंग्री बर्ड, मैं ऐसा कर सकता हूँ हमम। उसके गुस्से से लाल चेहरे को देखकर वो उसके पास से गुजरकर वॉशरूम में चला गया। उसने तेजी से डोर बंद किया। इत्ती समझ गई कि इस वक्त वो बहुत गुस्से में है, लेकिन अभी वो खुद ही बहुत गुस्से में थी। आहार्य उसे कैसे मना कर सकता था? वो जिद्दी थी और आहार्य ने अब तक उसकी सारी जिद पूरी करके उसे और ज्यादा जिद्दी बना दिया था। मैं भी देखती हूँ आप मेरी बात कैसे नहीं मानते। उसने अपने गीले बालों को अपने कान के पीछे किया और बेड पर बैठकर आहार्य के आने का वेट करने लगी। इत्ती बेड पर बैठी थी, उसके पैर बेड के नीचे लटक रहे थे। अपना लेफ्ट पैर बार बार हिलाते हुए वो आहार्य का वेट कर रही थी। कुछ देर बाद वॉशरूम का दरवाजा खुला और आहार्य बाहर आया। सबसे पहले उसके नजर इत्ती पर गई। उसने एक नजर उसे देखा और बिना कुछ बोले सोफे पर जाकर बैठ गया। उसने टेबल पर रखा अपना लैपटॉप उठाया ही था कि इत्ती उसके सामने आते हुए उसे घूर घूर कर देखने लगी। आहार्य को उसकी इस हरकत की पूरी उम्मीद थी, लेकिन उसने उसे बिल्कुल इग्नोर किया और अपना लैपटॉप खोला ही था कि इत्ती ने उसे वापस बंद कर दिया। वो चिढ़ते हुए बोली, आप मेरी बात क्यों नहीं मान रहे हैं? आहार्य ने अपनी नजर उठाकर उसे देख और बिना किसी भाव के बोला, क्योंकि तुम्हारी बात मानने लायक नहीं है। इत्ती को उसकी बात सुनकर बहुत तेज गुस्सा आया, लेकिन अभी उसे आहार्य को मानना था। अगर वो चैलेंज हार गई तो उसकी कितनी इंसल्ट होगी, जो वो कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। इत्ती ने इस बार शांति से कहा, प्लीज ना, एक प्ले ही तो है। एग्जैक्टली ये एक बेसलेस प्ले है जिसमें एक बेकार सा किसिंग सीन है, इसलिए मैं नहीं चाहता तुम ये बकवास प्ले करो। इत्ती की बोलती बंद हो गई। उसने झुंझलाते हुए कहा, आप मुझ पर रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगा सकते हैं। आहार्य सोफे पर लीन हुआ और उसे अपनी आंखें छोटी कर देखते हुए ठंडे लहजे में बोला, मैं बिल्कुल लगा सकता हूँ, लेकिन मैंने कभी ऐसा करने की कोशिश नहीं की। वो एक बार फिर खामोश हो गई। आहार्य अभी भी उसे ही देख रहा था, जो किसी गहरी सोच में थी। वो अच्छे से जानता था कि वो इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। इत्ती ने फिर कुछ सोचा और तेज आवाज में बोली,
मैं आपकी सारी बातें तो मानती हूँ ना, और एक अच्छी वाइफ होने के सारी ड्यूटीज भी निभाती हूँ, तो अब आपका भी फर्ज बनता है कि आप अपनी वाइफ की हर विश पूरी करें। उसकी बात सुनकर आहार्य की नजरें उसके चेहरे पर जम गई। इत्ती को एहसास हुआ शायद उसने फिर कोई गलती कर दी। आहार्य ने उसके चेहरे पर नजर जमाते हुए एक टेढ़ी स्माइल के साथ कहा, क्या तुम अपने वर्ड्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हो, मम्मा? अचानक इत्ती का सारा कॉन्फिडेंस, सारा गुस्सा हवा हो गया। उसने 2 कदम पीछे लिया। वो यहाँ से भागना चाहती थी, लेकिन उससे पहले आहार्य ने उसका हाथ पकड़ लिया। वो सोफे से खड़ा हुआ तो इत्ती सर उठाकर उसे देखने लगी। उसने डरते हुए अपना अपना गला तर किया। आहार्य बिना कुछ बोले उसे लेकर क्लोजेट रूम में चला गया। इत्ती को समझ नहीं आ रहा था वो क्या कर रहा था। आहार्य ने कबर्ड खोला जो पूरी तरीके से बिखरा हुआ था। इत्ती जब भी कोई ड्रेस निकालती तो सारे कपड़ों को हमेशा इधर-उधर गिरा देती थी और उन्हें ठीक से रखने के बजाय वैसे ही ठूंस कर वापस से डोर क्लोज कर देती थी। लेकिन आहार्य को जब भी वक्त मिलता वो अच्छे से उसके क्लोजेट को सेट कर देता था। इत्ती को इसका कोई ख्याल नहीं था। उसे लगा सर्वेंट्स कर देते होंगे, लेकिन वो कहीं जानती थी कि शादी के बाद कोई भी सर्वेंट या कोई भी उनके रूम में नहीं आया था। ये आहार्य का ही ऑर्डर था, क्योंकि उसका मानना था कि इत्ती और उसकी एक पर्सनल लाइफ और स्पेस है, जहां आने का हक या इजाजत किसी को नहीं थी, किसी को भी नहीं। अपने कारनामों वो अपने सामने देख इत्ती का चेहरा शर्म से लाल हो गया। वो इधर-उधर देखने लगी। आहार्य ने उसे एक नज़र देखा और फिर नीचे झुककर नीचे सेक्शंस का डोर स्लाइड किया। इत्ती के शू सैंडलेस कलेक्शन का भी कुछ यही हाल था, वो भी बहुत बेतरतीब तरीके से रखे हुए थे। आहार्य खड़ा हुआ और टॉन्टिंग के अंदाज में बोला, वाइफ होने की ड्यूटी है मम? इत्ती का मन हुआ वहां से भाग जाए। उसके कान शर्मिंदगी से गर्म हो गए। आहार्य ने अपना सेक्शन ओपन किया। उसके कपड़ों का भी कुछ यही हाल था। इत्ती ने ये देखा और इस बार अपनी नजरें जमीन पर गड़ा ली। उसे याद आया 3 घंटे पहले न जाने क्या सोचकर वो आहार्य के कपड़ों में छानबीन कर रही थी कि कहीं उससे कुछ सीक्रेट चीज तो नहीं छुपा रखी। जाहिर था ये सीक्रेट चीज किसी लड़की से रिलेटेड ही थी। मुझे नींद आ रही है, उसने धीरे से कहा और आहार्य से अपना हाथ छुड़ाने लगी। आहार्य ने उसका हाथ और ज्यादा कसकर पकड़ लिया। वो इतनी आसानी से उसे कैसे छोड़ सकता था? वैसे भी उसकी बेवकूफ़ी की वजह से अभी भी उसे इत्ती पर बेहद गुस्सा आ रहा था। क्लोजेट रूम से निकलकर आहार्य उसे वॉशरूम में ले गया। अब वॉशरूम में क्या है, इतनी मन ही मन सोचने लगी। वॉशरूम को ठीक देख इत्ती ने जल्दी से पूछा, यहाँ तो सब सही जगह पर रखा हुआ है, अब आप ज्यादा ही कर रहे हैं। कहते हुए वो लगातार अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। आहार्य उसे लेकर से मिरर के सामने आया, जिसके साइड में कई सारे सेक्शंस बने थे। इत्ती ने देखा लेकिन अभी भी उसे सब ठीक ही लगा। आहार्य ने वहां रखी सारी स्किन केयर बॉटल्स को सलीके से रखा। ये देखकर इत्ती का मुंह हैरानी से खुल गया। वो खुद को बोलने से रोक नहीं पाई, ऐसे हो या वैसे रखा तो उसी जगह पर था ना? तुमने कितनी मैनरलेसली रखा था। इतनी की बोलती बंद हो गई। हैंडल पर टंगा टॉवल जो इत्ती ने बेतरतीब से ऐसे ही फोल्ड किया था, आहार्य ने उसे सलीके किया। ये देखकर तो इत्ती का जैसे सर चकरा गया। हालांकि वो जानती थी कि आहार्य को हर एक छोटी से छोटी चीज को परफेक्ट जगह पर सलीके से रखने की आदत थी। उसे भी इससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन तब तक जब तक दोनों का कंपैरिजन नहीं हुआ था। अब उसे गुस्सा आने लगा। उसने तेज आवाज में कहा, आप मेरी इंसल्ट कर रहे हैं। मैं सिर्फ तुम्हारी कहीं बातें प्रूफ कर रहा हूं कि उसमें कितनी हकीकत, कितना सेंस है। इतनी खुद को कोस रही थी। क्या जरूरत थी उसे वो सब कहने की? वो कैसे भूल गई वो आहार्य से बातों में कभी नहीं जीत सकती। इससे अच्छा तो वो रोकर उससे अपनी बात मनवा लेती। उसने रोने की कोशिश की, लेकिन अभी वो इतने गुस्से में थी कि उसे रोना भी नहीं आया। इत्ती ने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए गुस्से से कहा, यू नो वॉट, आपसे शादी करना कितना हॉरिबल है। वो तो मैं हूँ जो आपको थोड़ा कंट्रोल कर लेती हूँ। अगर आपकी शादी किसी भोली भाली लड़की से हो जाती तो उसकी पूरी लाइफ इस कमरे को सेट करने में ही निकल जाती। टॉवेल ऐसे नहीं, ऐसे फोल्ड करो, उसने आहार्य की एक्टिंग करते हुए कहा।
आहार्य ने धीरे से उसका हाथ छोड़ दिया। इत्ती चुप होकर उसे देखने लगी। आहार्य उसके करीब बढ़ा तो वो 2 कदम पीछे हो गई। उसने सोचा, क्या उसने फिर से कोई बेवकूफ़ी कर दी? आहार्य ने उसकी कमर पकड़ी और अपने करीब खींच लिया। वो झुककर उसकी आंखों में देखते हुए बोला, तभी तो मैंने तुमसे शादी की। आर्यन ने अपना चेहरा झुकाया और धीरे से उसके होठों पर एक लाइट किस किया। इत्ती ब्लाश करने लगी। उसका ब्लशिंग फेस देख आहार्य दीवानगी के बहक गया। अब वो और तेजी से उसे किस करने लगा। उसने इत्ती को खुद से और ज्यादा सटा लिया और किस करते हुए उसे दीवार के सहारे खड़ा कर दिया। इत्ती आहार्य और वॉल के बीच थी। उसके हाथ आहार्य के चेस्ट पर थे। उसने आहार्य की शर्ट को अपनी मुट्ठी में भर लिया। धीरे धीरे वो भी किस में इन्वॉल्व होने लगीं। जहां कुछ देर पहले दोनों लड़ रहे थे, अब उससे कहीं ज्यादा इंटेंसिटी और पैशन से दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे। आहार्य इत्ती के होठों से दूर हुआ और उसने उसके सर से अपना कर्सर जोड़ लिया। दोनों की सांसें तेज थी। वो धीमे लहजे में बोला, आई होप तुम समझ गई। ये कहते वक्त उसके होंठ इत्ती की नाक को छू रहे थे। इत्ती अपनी नजरें झुकाते हुए धीरे से बोली, आई नो एंड आई एम सॉरी, बट अगर मैं नहीं करूंगी तो मेरी बहुत इंसल्ट होगी। उसने हिम्मत कर ऊपर देखा। जैसा कि उसे उम्मीद थी, आहार्य उसे घूर रहा था। उसने उसे छोड़ा और बाथरूम से बाहर चला गया। इत्ती को एहसास था कि उसने गड़बड़ कर दी, लेकिन अब वो पीछे नहीं हट सकती थी। उसके लिए अपना सेल्फ एस्टीम और ईगो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट था। आई नो मैं गलत हूं, बट अब मैं पीछे नहीं हट सकती। अपनी बात से मुकर जाना इज नॉट माई कप ऑफ टी। मिरर में देखते हुए उसने अपने बाल ठीक किए और एक गहरी सांस लेकर वो भी बाथरूम से बाहर निकल गई। रूम में आहार्य सोफे पर बैठा था और काफी फोकसली अपना काम कर रहा था। इत्ती रुक गई और एक टक उसे देखने लगी। काम करते बेहद हैंडसम लग रहा था। उसने ठंडी आह भरते हुए सोचा, दिन ब दिन आप और ज्यादा हैंडसम होते जा रहे हैं, या दिन ब दिन मैं आपकी कुछ ज्यादा ही दीवानी होती जा रही हूं। उसे याद आया कि उसे आहार्य को मनाना था। वो उसके नजदीक आई और कुछ बोलती, उससे पहले ही आहार्य ने बिना उसे देख कहा, तुम चाहती हो मैं तुम्हारी बात मानूं? पहले तो इत्ती हैरान हुई, लेकिन फिर खुशी से हाँ में सर हिलाते हुए बोली, आप मेरी बात मान गए? आई न्यू इट, आप जरूर मान जाओगे। आहार्य ने इस बार उसे देखा और सादे लहजे में जवाब दिया, अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी बात मानूं तो तुम्हें मेरी बात माननी होगी। आप मुझसे कोई बिजनेस डील कर रहे हैं? इत्ती उसके करीब बैठ गईं। ऐसा ही कुछ समझ लो। ओके, डील डन। इत्ती ने अपना हाथ आगे बढ़ाया तो आहार्य ने एक नज़र उसके हाथ को देखा और उसके बढ़े हुए हाथ को इग्नोर कर बोला, वो मैं डिसाइड करूंगा। इस वक्त उसका लहजा फॉर्मल और ठंडेपन से भरा था। वो इस वक्त इस तरह से बात करा था जैसे वो मीटिंग के वक्त अपने बिजनेस पार्टनर्स से करता था, बेहद ठंडेपन से। इत्ती को इस लहजे की आदत नहीं थी, क्योंकि उससे बात करते वक्त आहार्य की टोन बहुत ही प्योर और जेंटल रहती थी। उसका ऐसा ठंडापन सीधे इत्ती के दिल पर लगा। आहार्य भी इस बात को बखूबी समझ रहा था। अपनी फीलिंग को कंट्रोल कर वो अपनी बात कंटिन्यू करते हुए बोला, जाओ जाकर मेरे लिए कॉफी बनाकर लाओ। व्हाट, कॉफी? और मैम? इत्ती का मुंह हैरानी से खुल गया। उसके बढ़े हुए हाथ की मुट्ठी बन गई। उसने जल्दी से न में सर हिलाते हुए आप किसी सर्वेंट से कह दीजिए मैं नीचे नहीं जाने वाली। उसने ध्यान दिया कि आहार्य ने कॉफी सिर्फ लाने के लिए नहीं, उसे कॉफी बनाने को कहा था। ये समझते ही वो गुस्सा करते हुए बोली, आपको पता है ना मुझे यह सब बनाना नहीं आता? आप मुझे यह सब करने के लिए कैसे कह सकते हैं? वो मुंह फुलाकर बैठ गई और अपने पैरों को फोल्ड कर लिया। ठीक है, तो डील कैंसिल। इस टॉपिक को फिर से स्टार्ट मत करना। वेल, अच्छा ही है तुम खुद मान गईं। आहार्य ने अपना फोकस वापस अपने काम पर लगा लिया, लेकिन वो अपने सिंसिड से इतनी की सारी हरकतों को नोटिस कर रहा था। इतनी काफी देर तक खामोश बैठी रही। उसे खाना बनाना तो क्या, वो तो किचन में भी अपनी पूरी लाइफ में महज 2 से 3 बार गई थी। उसने इस बारे में सोचा, फिर बेमन से बोली, अच्छा ठीक है, बट आप उसमें कमियां मत निकालना। आपको पता है ना मुझे यह सब करना नहीं अच्छा नहीं लगता। उसने बस सर हिलाया और एक नज़र भी उसकी तरफ नहीं देखा। इतनी भारी कदमों से उठी,
जाने से पहले उसने एक बार पीछे मुड़कर आहार्य को देखा कि शायद वो उसे रोक ले, लेकिन उसने उसे देखा भी नहीं। आखिर में उसे जाना ही पड़ा। उसके रूम से बाहर निकलते ही आहार्य ने खुले डोर को देखा जहां से वो अभी गई थी। एक बार उसका मन किया था कि वो इत्ती को रोक ले, यह उसकी फीलिंग थी। वो जरा भी नहीं चाहता था कि इत्ती कोई भी ऐसा काम करे जो करना उसे पसंद नहीं। लेकिन अभी वो उस पर अपना गुस्सा जाहिर कर रहा था। डोर को देखते हुए उसकी फेस पर एक हल्की सी आ गई, जो जाहिर थी कि इस बार भी उसने इत्ती को बेवकूफ बनाया था। वो उसकी यह जिद बिल्कुल नहीं मानने वाला था। इस डील में मेरा नुकसान है तो मैं इसमें इन्वेस्ट क्यों करूं? आहार्य ने अपना फोन खोला और इस प्ले के बारे में डिटेल्स पढ़ने लगा। उसके दिमाग में कुछ चल रहा था, शायद इत्ती की कॉल प्रॉब्लम का सल्यूशन। इसके लिए तुम्हें मनाना मेरे लिए डिफिकल्ट होगा, लेकिन मानना तो तुम्हें है ही। इत्ती नीचे आई तो घर की तीनों औरतें अभी भी हॉल में मौजूद थीं। इत्ती को देखते ही सुकन्या जी का मुंह बन गया। इत्ती ने भी इसे नोटिस किया। कुछ दिनों से वो उसे बेमतलब घूरती रहती थी, लेकिन उसे कौन सा इससे कोई फर्क पड़ता था। जब तक वह उसे पॉक नहीं करेंगे जब तक सब सही था। तेजस्वी जी ने उसे मुस्कुराते हुए देखा और आहार्य के जल्दी आने का कारण पूछा। उनके अचानक सवाल से इतनी चौंक आ गई, लेकिन फिर स्माइल करते हुए बोली, अब वो शायद थक गए होंगे इसलिए मैं उनके कॉफी बनाने जा रही हूँ। तेजस्वी जी और बाकी सबको उसकी ये बात अजीब लगी। आहार्य थक गया इसलिए अपना काम छोड़कर वापस आ गया। लेकिन फिर उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं कहा। इत्ती के जाने के बाद सुकन्या जी धीरे से बड़बड़ाते हुए बोलीं, अजीब लड़की है, वैसे तो कभी नीचे आती नहीं, इसे सिर्फ अपने पति से मतलब है। तेजस्विनी उनकी बात सुनकर सख्त लहजे में बोली, तो इसमें बुरा क्या है? दुनिया की हर शादीशुदा औरत को सिर्फ अपने पति और बच्चों से मतलब होता है। अब तुम्हें ही देख लो, तुम्हें भी सिर्फ अपने बेटे से मतलब था, जिसके चक्कर में तुमने एक प्रेग्नेंट लड़की की इतनी इंसल्ट की। उनके इस मंतिक ने सुकन्या जी की बोलती बंद कर दी। उन्हें अंदर ही अंदर बेहद गुस्सा आ रहा था। वो हमेशा से इस बात से चिढ़ती थी कि तेजस्वी जी को आहार्य से एक अलग लगाव था, अपने सगे पोते से ज्यादा, ये जानते हुए कि इसके पीछे कारण उनका गिल्ट था। इत्ती जब किचन में आई तो वहां खड़े शेफ उसे देखकर हैरान हो गए। इत्ती सीधा स्लेट के पास जाकर कॉफी बनाने लगीं। मैम आप रहने दीजिए, मैं बना देती हूँ, एक सीनियर शेफ ने कहा। मैं ये अपने लिए नहीं बना रही, कहते हुए इत्ती ने एक पैन में दूध डाला। तो मैम आप सर के लिए बना रही हैं? सर को ऐसी कॉफी बिल्कुल नहीं पसंद। इत्ती ने पीछे मुड़कर उस शेफ को देखा, जो दिखने में आहार्य की एज की लग रही थी। अपनी बात कहते हुए उसके चेहरे पर प्राउड एक्सप्रेशंस थे, जैसे उसे आहार्य के बारे में सब पता हो, जो इत्ती को जरा भी नहीं भाए। उसकी बात सुनकर इत्ती को बुरा भी लगा। एक शेफ को उसके पति की पसंद के बारे में पता था, उसे नहीं। हाँ मैम, जेन्नी ही सालों से सर के लिए कॉफी बनाती है, सर को उसी के हाथ की। मैंने कहा ना मैं कर लूंगी। गुस्से और जलन से उसकी आंखें नम हो गई। वो दोबारा अपना काम करने लगी। उसके पीछे सभी शेफ, खासकर शेफ जेन्नी का मुंह बन गया। इत्ती उनकी घूरती नजरें फील कर पा रही थी। वो सभी उसे जलन से उसे घूर रही थी, हालांकि उनमें से किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो सामने से इत्ती की डिसरिस्पेक्ट करें। पल पल उसकी फ्रस्ट्रेशन बढ़ती जा रही थी। अपने इस गुस्से में उसने ध्यान ही नहीं दिया कि उसने कितनी सारी चीनी कॉफी में मिक्स कर दी थी। शेफ्स ने देखा बट कुछ बोलने की हिम्मत नहीं की। इतने दिनों में वो लोग इत्ती के नेचर से वाकिफ थे कि वो कितनी शॉर्ट टेम्पर्ड और ईगोइस्टिक थीं, लेकिन वो उनकी बॉस थी, इसलिए वो बस पीठ पीछे उसके बारे में गॉसिप करते थे। इत्ती ने कॉफी कप में डाली और उसे लेकर चली गईं। उसके जाते ही वो शेफ्स उसके बारे में गॉसिप करते हुए बोले, कितनी घमंडी है हो। एग्जैक्टली पहले कॉफी देने के बहाने मैं सर को देख तो पाती थी, लेकिन अब सर ने इसके लिए एक मेल सर्वेंट को अपॉइंट किया है, जरूर इन्हीं की वजह से। जेन्नी ने गुस्से से दांत पीसते हुए कहा। लीव यार, तुम बस उन्हें देख सकती थी, एक दूसरी शेफ ने कहा। जिसका जेन्नी ने कोई जवाब नहीं दिया। उसके चेहरे पर अभी भी गुस्सा बरकरार था। पूरे पैलेस में हर किसी को एहसास था कि आहार्य इत्ती से कितना प्यार करता था। जब से उनकी शादी हुई थी,
आज तक उनके बीच की कोई भी लड़ाई किसी के सामने नहीं आई थी। आहार्य ने कभी ऐसा होने नहीं दिया था। सबको यही लगता था कि आज तक उनकी कभी कोई लड़ाई हुई ही नहीं थी। जेन्नी को पूरी उम्मीद थी कि जिस तरह का इत्ती का नेचर है, आहार्य बहुत जल्द उससे तंग आ जाएगा। उसे उसी दिन का इंतजार था। वो बस इतनी का घमंड टूटते हुए देखने के लिए बेताब थी। रूम में जाने से पहले इत्ती ने 2-3 गहरी सांस ली। वो नहीं चाहती थी कि नीचे जो कुछ हुआ उसकी वजह से वो फिर से ओवर रिएक्ट करें। उसके रूम में आते ही आहार्य ने उसे देखते हुए पूछा, क्या हुआ, तुम इतनी सैड क्यों हो? उसके अचानक सवाल से इत्ती हड़बड़ा गई, लेकिन फिर उसने झुंझलाते हुए कहा, एक तो आपने मुझे काम करने के लिए बोल दिया, ऊपर से अब पूछ रहे हैं कि मैं सैड क्यों हूँ। ऑफ कोर्स मैं इसलिए सैड हूँ क्योंकि मुझे काम करना पड़ा। कहते हुए उसने कॉफी टेबल पर रख दी और आहार्य के करीब बैठ गई। वो कंटिन्यू उसे देखे जा रही थी। आहार्य को भी इस बात का एहसास था कि वो क्या चाहती थी। उसने कॉफी कप उठाया और कॉफी का एक सिप लिया। उसके चेहरे से जरा भी जाहिर नहीं था कि उसे कॉफी अच्छी लगी थी या बुरी। क्या तुम्हें नहीं जानना कि मुझे कॉफी कैसी लगी? इत्ती ने ना में सर हिलाते हुए कहा, अम्मम नहीं जानना मुझे। आई एम श्योर मैंने कुछ गड़बड़ ही की होगी। आहार्य ने कुछ नहीं कहा। उसने एक और सिप लेकर वापस अपना ध्यान अपने काम पर लगा लिया। अच्छा अब बता दीजिए कि कैसी लगी, आखिर उसने बेसब्री से पूछा। ऑनेस्ट रिव्यू? हाँ ऑनेस्ट रिव्यू ही, वो कॉन्फिडेंस से बोली। तुम गुस्सा हो जाओगी? इत्ती ने अपना गला साफ किया और कॉन्फिडेंस से कहा, नहीं मैं बिल्कुल भी गुस्सा नहीं होऊंगी। सी अभी मेरा मूड कितना अच्छा है। उसने अपने फेस की तरफ पॉइंट करते हुए कहा। आहार्य ने कुछ पल उसे देखा और फिर बोला, शुगर ज्यादा है और तुमने इसे ठीक से बॉयल भी नहीं किया _। अच्छा मैं समझ गई, कितने नुक्स निकालेंगे आप इसमें? इतनी बुरी भी नहीं होगी जितने तो आपने नुक्स निकाल दिए। दिखने में तो अच्छी लग रही हैं, आपके ही नखरे कुछ ज्यादा हैं। आपकी वाइफ ने फर्स्ट टाइम आपके लिए इतने दिल से कुछ बनाया, एटलीस्ट अप्रिशिएट हर। सही नाम दिया है मैंने आपको। आप सच में टीवी सीरियल्स की वैम्प मदर इन लॉ की तरह है। हम्म आई एम ग्लैड कि मुझे इट्टी आहार्य सिंह राजपूत के हाथ की कॉफी पीना नसीब हुआ। आगे वो कॉफी का कप उसकी ओर बढ़ाते हुए बोला, तुम इस स्पेशल कॉफी को ट्राई नहीं करना चाहती हम्म? आफ्टर ऑल तुमने इतनी मेहनत से बनाया है। इत्ती ने एक नज़र उस कप को देखा और जल्दी से ना में सर हिलाते हुए बोली, नो थैंक्स, आप ही इस स्पेशल कॉफी को एंजॉय करो। वो थोड़ा खिसक कर बैठ गई। आहार्य ने भी आगे कुछ नहीं कहा। उसने कॉफी खत्म की और कप टेबल कर रखकर उसके करीब झुका गया। इत्ती ने अपना चेहरा थोड़ा पीछे किया। वो अपनी पलकें झपकाते हुए नासमझी से उसे देख रही थी। आहार्य ने थोड़ा झुककर उसके होठों पर अपने होंठ रख दिए। इत्ती को अपने मुंह में बेहद मीठा टेस्ट घुलते हुए महसूस हो रहा था। उसने आहार्य को झटके से खुद से दूर किया और जल्दी जल्दी अपने होंठ रगड़ते हुए बोली, छी कितना मीठा है, यक। आपने ऐसा क्यों किया अपने मुंह से EWW? आहार्य ने अपने होंठों पर लगी कॉफी की बूंद को लिक करते हुए कहा, मैंने तो बस किस किया था। वो इनोसेंटली स्माइल करते हुए उसे देखा था। इत्ती ने टेबल पर रखा पानी से भरा ग्लास उठाया और एक सांस में पूरा पी गई। जब उसके मुंह का टेस्ट थोड़ा नॉर्मल हुआ तो वो आहार्य को देखते हुए बोली, अच्छा मैंने आपकी बात मानी तो अब आपको अपना प्रॉमिस पूरा करना होगा। मैंने कोई प्रॉमिस नहीं किया था और मुझे यह डील पसंद नहीं, सो डील कैंसिल। इत्ती हैरान हो गई। वो आहार्य के बाजुओं पर पंच मारते हुए बोली, आपने मुझे बेवकूफ बनाया। वो अपने छोटे हाथों से उसे मारे जा रही थी। इस पल उसे आहार्य पर बहुत तेज गुस्सा आ रहा था। काफी देर बाद जब वो थक गई तो हांफते हुए उसे गुस्से से घूरने लगी। वो बस किसी भी पल रो देने वाली थी। आहार्य ने उसे अपनी गोद में बैठा लिया। इत्ती ने अपनी नजरें दूसरी ओर घुमा ली, लिहाजा वो उसे इग्नोर कर रही थी। अभी वो उसे देखना भी नहीं चाहती थी। गुस्से से उसकी आंखों में आंसू आ गए। आहार्य ने उसका चेहरा थामा और अपनी तरफ करते हुए बोला, अच्छा आई एम सॉरी बट आई कांट टॉलरेट दैट कि मेरी वाइफ किसी और की पार्टनर बने, भले ही वो कोई प्ले ही क्यों न हो। मैं तुम्हें किसी और के साथ इमेजिन करना तक बर्दाश्त नहीं कर सकता।
यू आर जस्ट माइन। उसने इत्ती को अपने सीने से लगा लिया। इत्ती को अब समझ आया कि आहार्य को सिर्फ किसिंग सीन से नहीं बल्कि इस रोल से ही प्रॉब्लम थी, क्योंकि इसमें उसे किसी और का पार्टनर बनना था। वो धीरे से बोली, बट मेरी इतनी ज्यादा इंसल्ट होगी, सब मेरा मजाक बनाएंगे। तुम कोई और कैरेक्टर प्ले कर लो। हाँ, पेड़ पौधों का या फिर सर्वेंट्स का कैरेक्टर प्ले कर लेती हूँ। बस एक काम होगा, सबको चाय सर्व करने का। प्रैक्टिस तो हो ही गई आपको कॉफी सर्व करके। वो चिढ़ गई। एक और इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है ना, तुम फीमेल लीड की स्टेप मॉम का कैरेक्टर प्ले कर लो। इत्ती उससे दूर हुई और चिल्लाते हुए बोली, मैं किसी विलेन का कैरेक्टर प्ले करूं? आपने ऐसा सोचा भी कैसे? मैं इतनी ब्यूटीफुल हूं, मैं कहां से आपको विलन लगती हूं? या आप सच में मुझे चुड़ैल तो नहीं समझते? आहार्य की ये बात सुनकर तो उसका पारा हाई हो गया। आहार्य ने उसके बालों को सहलाया और उसे समझाते हुए बोला, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि सिर्फ लीड कैरेक्टर इंपॉर्टेंट रोल होते हैं? उस कैरेक्टर को ऐसे प्ले करना जिससे वो लीड कैरेक्टर को भी सप्रेस कर दे। एंड आई नो तुमने स्क्रिप्ट ठीक से नहीं पढ़ी होगी। उसमें लीड कैरेक्टर की स्टेप मॉम का कैरेक्टर लीड कैरेक्टर से भी ज्यादा ब्यूटीफुल पोर्ट्रे किया गया है, क्योंकि वो एक विच हैं। उसने अपना गला साफ किया और अपनी आगे की बात के लिए वाइजली वर्ड्स चूज करते हुए बोला, वैसे भी फीमेल लीड को इसमें जेंटल पोर्ट्रे किया है, बट एज पर योर पर्सनैलिटी तुम स्टेप मदर का कैरेक्टर ज्यादा अच्छे से कर पाओगी। इत्ती चिल्लाते हुए बोली, क्या मतलब? आप कहना चाहते हैं कि मेरी पर्सनैलिटी विलन से मिलती है? उसने आहार्य के नेक पर तेजी से स्क्रैच किया। आई डोंट मीन दैट, बट आई थॉट तुम्हारी बोल्ड पर्सनैलिटी के हिसाब से तुम्हें वही कैरेक्टर प्ले करना चाहिए। आई ट्रस्ट यू, यू नेल्ड इट। तुम इसे ऐसा पोर्ट्रे करोगी कि एंड ऑफ द शो तुम लीड्स को भी सप्रेस कर दोगी। एंड इसमें फीमेल लीड कैरेक्टर थोड़ा सा ही है, उसके बाद उसे बस एक डेड बॉडी की एक्टिंग करनी है। आहार्य ने अपनी बात खत्म की। उसने देखा इत्ती इस बारे में सोच रही थी। ये देखकर उसके फेस पर स्माइल आ गई। इत्ती ने उसे देखते हुए आंखें छोटी कर कहा, सच में? आप फिर से मुझे बेवकूफ तो नहीं बना रहे? मैं कभी अपनी वाइफ की इंसल्ट नहीं होने दूंगा। सब मेरा मजाक बनाएंगे कि मुझे फीमेल लीड कैरेक्टर नहीं मिला, इसलिए मैंने ये नेगेटिव रोल किया। उसकी सुई अभी भी वहीं अटकी थी। जो भी तुम्हारा मजाक बनाएगा एंड ऑफ द शो उन्हें अपनी कहीं बातों पर रिग्रेट होगा। हैव पेशेंस एंड नेल्ड इट। डोंट यू ट्रस्ट योर हस्बैंड? मम आई ट्रस्ट यू। इत्ती इस बारे में सोचने लगी। मैं कभी तुम्हारी इंसल्ट नहीं होने दूंगा। आहार्य के दिमाग में कुछ चल रहा था। प्ले में अभी वक्त था, उससे पहले ही वो कुछ ऐसा कर देगा कि कोई भी उसकी वाइफ पर उंगली ना उठाए। अगर इत्ती के लिए अपना ईगो इम्पोर्टेंट था तो आहार्य के लिए ये उसका फर्ज था कि वो कभी इत्ती को झुकने ना दे। अपनी सोच से बाहर आकर इत्ती ने उसे देखते हुए कहा, अब मैंने आपकी बात मानी है तो आपको भी मेरी बात माननी होगी। क्या? आपको मेरा प्ले देखने आना होगा। और फिर उसने आहार्य के हैंडसम फेस को पॉइंट करते हुए आगे कहा, लेकिन आप अपने इस हैंडसम फेस के साथ नहीं आ सकते और ना ही आप अपनी रियल आइडेंटिटी के साथ आ सकते हैं। आई डोंट नो आप यह कैसे करेंगे। उसकी अजीब सी फरमाइश सुन आहार्य अपनी एक आईब्रो रेस करते हुए बोला, यह क्या बोल रही हो तुम? हाँ, क्योंकि अगर आप अपनी रियल आइडेंटिटी से आए तो सब आपको ही देखेंगे, स्पेशली लड़कियां, जो मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। मुझे गुस्सा आएगा एंड फिर मैं प्ले भी ठीक से नहीं कर पाऊंगी। एक ही सांस में कहते हुए वो उसकी गोद से उठ गई, क्योंकि उसका फोन बज रहा था। उसे कॉल उठाने की जल्दी थी। इस वक्त उसके घर से कॉल आता था। आहार्य सोच में पड़ गया। अनंत अपने टूटे फूटे बेडरूम में लगे मिरर में देखते हुए अपने हाथ में लगा प्लास्टर खोल रहा था। उसका फोन वहीं पास रखे लकड़ी की मेज पर पड़ा था, जिससे वो किसी से कॉल पर कनेक्ट था। अनंत ने अपने चेहरे को देखा, जिस पर जगह जगह जख्म के निशान थे। वो अपने जख्मों पर मेडिसिन लगाते हुए फोन से कनेक्ट उस शख्स की बातें सुन रहा था। तुम्हें एक काम दिया गया था, तुमसे वो भी नहीं हुआ। क्या जरूरत थी तुम्हें उसकी नजरों में आने की? जरूर वो तुम्हारे बारे में इन्वेस्टिगेट कर रहा होगा। दूसरी तरफ उस शख्स ने उस पर बरसते हुए कहा, वो तो वैसे ही भी करता, आखिर सवाल उसकी बीवी का है।
मैं तुमसे कितने दिनों से पूछ रहा हूँ, उस दिन वहाँ क्या हुआ था? दूसरी तरफ वो आदमी खासा झुंझलाया हुआ था। अनंत ने मिरर में देखते हुए अपने माथे पर लगी चोट पर बैंडेज चिपकाया। उसकी आंखों में अपनी इन चोटों की वजह का मंजर था। उस दिन इत्ती से मुलाकात के बाद वो हमेशा की तरह अपने अपनी जॉब पर गया। अनंत इसे जाकर रूम नंबर 625 में सर्व करके आओ, उसके मैनेजर ने उसके हाथ में एक ट्रे पकड़ाते हुए कहा। अनंत ने देखा वो इस होटल की सबसे महंगी ड्रिंक थी। उसे अजीब लगा, वो यहाँ एक पार्ट टाइम जॉब करता था और कोई भी बिगिनर या पार्ट टाइम एम्प्लॉय इतने इम्पोर्टेंट गेस्ट को कभी अटेंड नहीं करता था। उसने ज्यादा नहीं सोचा और ट्रे लेकर मैनेजर के बताए हुए रूम की ओर चल गया। रूम नंबर 625 के डोर के सामने आकर वो रुका। उसे याद आया ये इस पूरे होटल का सबसे लग्जरियस रूम था। उसने नॉक किया और अंदर चला गया। अंदर आते ही उसकी नज़र सामने बैठे शख्स पर गई जो उसे अपनी पैनी आंखों से घूर रहा था। उसे अचानक अपने सामने देखते ही वो बुरी तरह से चौंक गया। उसने उससे इस तरीके से मिलने की उम्मीद नहीं की थी। इसके बावजूद उसने अपनी हैरानी अपने चेहरे पर नहीं आने दी। आउट! उस शख्स की ठंडी आवाज़ पूरे कमरे में गूंजी। अनंत को लगा ये उसके लिए था। वो जाने के लिए जैसे ही मुड़ा, लेकिन तभी उसके नज़दीक से गुजरते हुए एक के बाद एक आदमी रूम छोड़कर जाने लगे। आखिर में एक आखिरी शख्स उसके करीब से गुजरते हुए उसे तरस भरी नज़रों से घूर रहा था। उस आखिरी शख्स ने जाते हुए डोर को बाहर से लॉक कर दिया। अब उसमें सिर्फ 2 लोग मौजूद थे। अनंत पीछे मुड़ा। इस बार उसके चेहरे पर डेविल एक्सप्रेशंस थे। उसने अजीब सी मुस्कान के साथ अपने सामने बैठे शख्स से कहा, मुलाकात तो होनी थी, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं तुमसे इतनी जल्दी मिलूंगा। मैंने तो सुना था मिस्टर सिंह काफी काम हैं, सही वक्त पर एक्शन लेते हैं, लेकिन शायद आप मुझसे मिलने के लिए काफी डेस्परेट थे। उसके चेहरे पर वो मुस्कान अभी भी बरकरार थी। आहार्य सोफे से उठा और उसे एक टक घूरते हुए भारी कदमों से उसके करीब आया और बिना किसी वार्निंग के उसने अनंत के चेहरे पर एक तेजी से पंच मारा। अनंत के हाथ में पकड़ी ट्रे एक झटके से जमीन पर गिरकर बिखर गई। वो 2-3 कदम पीछे हो गया। स्टे अवे फ्रॉम माई वाइफ, आहार्य ने अपने दांत पीसते हुए कहा। अनंत ने अपना जबड़ा सहलाया और फिर से हंसते हुए बोला, ओह याद आया, मैंने यह भी सुना था कि जब बात मिस्टर सिंह की वाइफ पर आती है तो अपने सारे उसूल सारी कामनेस भूल जाते हैं। अपनी इत्ती का जिक्र सुन आहार्य ने अपनी मुट्ठी बना ली। वो तेज कदमों से उसके करीब गया और 3-4 पंच उसे जहां तहां मारते हुए बोला, सही सुना है तुमने, और आज तुम देख भी लोगे। जब बात मेरी वाइफ पर आती है तो मैं अपने सारे एथिक्स भूल जाता हूँ। आहार्य ने उसकी चेस्ट पर तेजी से किक किया, जिससे अनंत सीधे जमीन पर जा गिरा। उसे अपने सीने पर बेतहाशा दर्द का एहसास हुआ। आहार्य ने अपने लेदर शूज से उसकी चेस्ट पर तेजी से मसलते हुए ठंडे लहजे से कहा, तुमने बहुत गलत, अपने इस खेल में उसे नहीं लाना चाहिए था। अनंत के मुंह से हल्का खून बाहर आ गया। मैंने तो कुछ नहीं किया, वो खुद मुझसे अट्रैक्ट। उसने अपनी बात पूरी भी नहीं की थी कि आहार्य झुका और उसके हाथ को तेजी से मोड़ दिया। आनंद को न बर्दाश्त करने वाला दर्द महसूस हुआ, लेकिन उसके मुंह से कोई आवाज नहीं निकली। आहार्य के झुकते ही अनंत ने अपने दूसरे हाथ में पकड़े नाइफ से उस पर वार करना चाहा, लेकिन आहार्य ने बीच में ही नाइफ को पकड़ लिया। वो तेज धार नाइफ उसकी हथेली के अंदर तक धंस गई, जिससे उसके हाथ में एक बड़ा सा कट लग गया। उसके जख्मी हाथ से निकलता खून अनंत की शर्ट पर टपक रहा था। उसका जिक्र अपने मुंह से करने की हिम्मत मत करना। तुमने उसके दिमाग के साथ खेलने की कोशिश की, बहुत गलत किया। उसके सर पर खून सवार था। गुस्से से सुर्ख आंखों में अनंत को जान से मार देने का पक्का इरादा। आहार्य जैसे ही उस चाकू को उसके गले के आर पार करने वाला था, तभी अनंत हंसते हुए बोला, जब तुम्हें इतना पता है तो यह भी पता होगा कि मैं तुम्हें उस तक पहुंचा सकता हूं जिसकी तुम्हें इतने सालों से तलाश है। आहार्य का चाकू उसकी गर्दन के एकदम नजदीक आकर रुक गया। चाकू की नोक उसकी स्किन को छू रही थी। उसकी पैनी नोक के लगते ही अनंत की गर्दन से हल्का हल्का खून रिसने लगा। आहार्य सर्द आवाज में बोला, मेरी तलाश मैं खुद खत्म करूंगा। उस तक पहुंचने के लिए मुझे तुम जैसे मोहरे की जरूरत नहीं, जिसे खुद उसका ठिकाना न मालूम हो।
अनंत जो इतना पिटने के बाद भी मुस्कुरा रहा था, आहार्य के मुंह से मोहरा लफ्ज सुनकर उसके अंदर गुस्से का एक लावा फूट पड़ा। बस उसे यही सुनना पसंद नहीं था, लेकिन यही उसकी सच्चाई थी। आहार्य दोबारा उस पर वार करने वाला था, तभी फोन उसका रिंग हुआ। रिंगटोन सुनते ही उसने बिना वक्त गवाए जल्दी से कॉल पिक किया। दूसरे हाथ में पकड़ चाकू अभी अनंत की गर्दन पर था। उसने कॉल कट किया। अब उसके चेहरे पर सॉफ्ट एक्सप्रेशंस थे। उसने उस नाइफ को दूर फेंक दिया और अनंत को वार्निंग देते हुए बोला, स्टे अवे फ्रॉम हर, अदरवाइज तुम हर बार इतने लाकी नहीं होगे। इतना बोल वो खड़ा हुआ और उसके टूटे हाथ पर से गुजरते हुए रूम से बाहर चला गया। दर्द के मारे अनंत ने कसकर अपनी आंखें मींच ली। आहार्य के जाने के बाद उसके फेस पर फिर से स्माइल आ गई। अगले ही पल वो बेहोश हो गया। दोबारा जब उसकी आंख खुली तो वो हॉस्पिटल बेड पर था। उसके जख्मों पर मरहम पट्टी कर दी गई थी और उसके टूटे हाथ पर प्लास्टर लगा हुआ था। उसने सोचा कि आहार्य ने उसका ट्रीटमेंट करवाया होगा, लेकिन बाद में उसे अपने मैनेजर से पता चला कि वो ही उसे यहाँ लेकर आया था। कम से कम ट्रीटमेंट तो करा सकता था ना। बेदर्द इंसान है। वो टॉक्सिक लड़की तो बोल रही थी, मेरे हस्बैंड सबसे बेस्ट है। हाँ, दोनों ही टॉक्सिक हैं। इत्ती का ख्याल आते ही अनंत ने अपने होठों को लिक किया। तभी उसे अपने हाथ पर तेज दर्द का एहसास हुआ। शायद मेडिसिन का असर खत्म हो चुका था। तुम कुछ भी कर लो, मैं उसके बारे में सोचना बंद नहीं कर सकता। आफ्टर ऑल तुम जैसा फील करते हो वैसा ही मैं भी करता हूँ। उसके चेहरे पर दर्द था, होंठों पर मुस्कान और आंखों में कई सारे राज और कुछ अनकहे जज्बात। किसी की गुस्से से भरी आवाज सुनकर अनंत अपनी सोच से बाहर आया। उसने अपने फोन को देखा जो स्पीकर पर था। उसके फेस पर एक बार फिर गुस्सा छा गया। उसने अपने दांत पीसते हुए कहा, मैंने कहा है ना, मैं सब हैंडल कर लूंगा। दूसरी तरफ से वह शख्स कुछ पर शांत रहा और फिर गुस्से से बोला, वो तो तुम्हें करना ही पड़ेगा, इसके अलावा तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। हमें धोखा देने की कोशिश मत करना, वरना। अनंत के हाथ अभी भी उसके सर पर थे। उसने अपनी चोट को तेजी से प्रेस किया। दर्द से उसके आंखें बंद हो गई। वह सर्द लहजे में बोला, आई नो। इतना कहते ही उसने कॉल कट कर दिया। उसकी यही मजबूरी उसे मजबूर करती थी। उसने गुस्से से सामने मिरर पर पंच मारा। उसका दूसरा हाथ भी जख्मी हो गया। सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम इन सब की वजह नहीं हो, फिर भी इसके पीछे की वजह तुम हो। आज मेरी खुद की कोई पहचान नहीं, इसकी वजह तुम हो। रात का वक्त। इत्ती चाहती थी कि वो और आहार्य सबके साथ डिनर करें। वैसे तो वो हमेशा ही सबके साथ डिनर करती थी, लेकिन आहार्य लेट आता था, इसलिए वो अकेले ही सबसे आखिर में डिनर करता था। लेकिन आहार्य ने साफ मना कर दिया। उसे बस इत्ती के साथ रहना था। आखिर में दोनों ने रूम में ही डिनर किया। बेड पर आते आहार्य ने उसे अपने करीब खींच लिया। इत्ती उसे दूर करने की कोशिश करते हुए बोली, आप चिपका मत करो। आहार्य ने उसके गाल पर अपने बियर्ड्स रब करते हुए सॉफ्टली कहा, कितनी ठंड है, मुझे सर्दी लग रही है, आई वॉन्ट वार्मनेस। कहते हुए आहार्य ने उसे अपने नीचे दबा लिया। इत्ती ने काफी देर तक मशक्कत की उसे हटा सकें, लेकिन वो तो फेविकॉल की तरह उससे चिपक ही गया था। आप जानबूझकर मुझे इरिटेट क्यों करते रहते हैं? क्योंकि तुम इरिटेट होते हुए सबसे ज्यादा खूबसूरत लगती हो। आहार्य ने उसके नेक पर अपनी नाक को रब करते हुए कहा। इत्ती स्पीचलेस हो गई। वो इस इंसान से बातों में कभी नहीं जीत सकती थी। उसे आहार्य की गहरी सांसें अपनी नेक पर फील हुई। वो जान गई आहार्य सो गया। इत्ती ने आज देखा था वो कितना काम करता था। जब से वो आया था उसने कंटिन्यू काम किया था और इत्ती को भी फील नहीं होने दिया कि वो बिजी है। उसने उसके साथ भी बराबर वक्त बिताया, उसे उतनी ही इम्पोर्टेंस दी। इत्ती ने उसके सर पर हाथ रखा और उसके बालों को सहलाने लगी। ऐसा करते हुए वो कल कॉलेज के बारे में और अपने प्ले के बारे में सोच रही थी। थोड़ा प्रेशर लगाओ, मुझे फील ही नहीं हुआ कुछ। अचानक आहार्य की आवाज सुनकर वो चौंक गई। आप जाग रहे हैं? नहीं, मैं तो सो रहा हूं, उसने चार्मिंग वॉइस में कहा। आपको हेडेक हो रहा है? इत्ती ने उसकी बात इग्नोर करते हुए पूछा। मैं आपका सर दबा दूं? नहीं, रहने दो। माना मेरे बाल तुम्हारी तरह लंबे नहीं हैं, बट फिर भी मुझे अपने बालों से प्यार है।
इन्हें खोने की मुझे इतनी जल्दी नहीं है। हा 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 वेरी फनी, कहते हुए वो हल्के हाथों से उसका सर दबाने लगीं। तुम कितनी अच्छी हो, बेबी। आई नो एंड डोंट से दैट, वो चिढ़ गई। वॉट बेबी? दैट वर्ड बेबी। ओक बेबी। उसका चेहरा इत्ती के बालों में छुपा था, वो मुस्कुरा रहा था। ये उसका पसंदीदा वक्त था जब वो अपनी गुस्सैल वाइफ को और ज्यादा गुस्सा दिलाता था। आप भूल रहे हैं, आपके बाल मेरे ही कब्जे में है, इत्ती ने उसके बालों को मुट्ठी में भरते हुए कहा। मैं पूरा का पूरा तुम्हारा हूँ, डू वॉटेवर यू वॉन्ट टू डू बेबी। अब मैं कुछ बोलूंगी ही नहीं, इत्ती ने सोचा और इस बार वो चुप ही रहीं। अगली सुबह कॉलेज के अंदर जाने से पहले इत्ती ने एक नज़र अपने पास बैठे आहार्य को देखा। वो नर्वस थी। आहार्य ने उसके बालों को सहलाते हुए प्यार से कहा, गो, आई विल हैंडल। सर हिलाते हुए इत्ती ने उसके गाल पर एक बेबी किस किया और कार का डोर खोलकर जल्दी से बाहर निकल गई। आहार्य की कार तब तक वहां खड़ी रही जब तक इत्ती कॉलेज गेट के अंदर नहीं चली गई। जैसे ही वो क्लास में आई, आंचल ने उस पर सवालों की झड़ी लगा दी। इत्ती ने उसके सवालों को नजरअंदाज कर कामली कहा, थोड़ी देर में सब पता चल जाएगा। 2 क्लास खत्म कर वो लोग ऑडिटोरियम में थे। इस वक्त वहां कई सारे स्टूडेंट्स मौजूद थे, क्योंकि इत्ती की चैलेंज वाली बात पूरे कॉलेज में फैल गई थी। जाहिर था सब यहां गॉसिप लेने आए थे। 2 सालों से ये प्ले पल्लवी ही कर रही थी। इसकी वजह था रेवान। उसके पापा के इन्फ्लुएंस के वजह से कॉलेज में सब उससे डरते थे और पल्लवी सबकी नज़रों में उसकी गर्लफ्रेंड थी, इसलिए कोई उससे पंगा नहीं लेता था। पल्लवी भी बखूबी इस बात का फायदा उठाती थी। पल्लवी इत्ती के पास आई। वो उससे कुछ कहने ही वाली थी कि इत्ती उसे इग्नोर कर अपना फॉर्म इस प्ले की इंचार्ज को देते हुए बोली, मैम मुझे मेन विलन का रोल करना है। वो ही जानती थी उसने कितनी हिम्मत कर ये कहा था। जैसा कि उसने सोचा था, आसपास खड़े स्टूडेंट उसका मजाक बनाने लगे। देखा, मैंने तो पहले ही कहा था कि पल्लवी के आगे कोई टिक नहीं सकता। उस दिन तो ये बड़ा बन रही थी। हॉल में मौजूद स्टूडेंट्स इत्ता का मजाक उड़ाते हुए ऐसी कई बातें बोले जा रहे थे। इत्ती को लगा वो बस अभी रो दे, उनकी बातें सुनकर उसे बेहद गुस्सा आ रहा था। आंचल भी हैरानी रह गई, उसने भी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। सुहानी उनके साथ नहीं आई थी, वो इन सब से दूर रहना चाहती थी। एक कोने में खड़े रेवान ने जैसे ही इत्ती की बात सुनी, उसे बुरा लगा। लेकिन उसे बुरा क्यों लग रहा था? कि वो अब उसकी पार्टनर नहीं बनेगा। उसने अपना सर झटका और इत्ती पर से अपनी नजरें हटाते हुए बोला, ये मैं क्या सोच रहा हूँ? जरूर ये सब उस बकवास सपने का असर है। न चाहते हुए भी एक बार फिर उसने इत्ती को देखा। उसे फिर से वो सपना याद आया जिसमें दोनों प्ले कर रहे थे और उसने इत्ती को सच में किस किया था। वो जल्दी से वहां से चला गया, न चाहते हुए भी उसकी नज़र बार बार उसी पर क्यों ठहर रही थी। वो हमेशा इत्ती पर नज़र रखता था, कारण था अनंत, लेकिन अब उसे एहसास हो रहा था कि इत्ती को छुप कर देखना, उस पर नज़र रखना उसकी आदत बन गई थी। उफ, उस दिन तो बड़ा बोल रही थी कि इस बार ये रोल मैं ही करूंगी। औकात याद आ गई अपनी, पल्लवी ने हंसते हुए कहा। उसकी औकात वाली बात सुनकर इत्ती को इतना तेज गुस्सा आया कि उसे अपनी आंखों में जलन महसूस होने लगी। गुस्से से उसकी आंख में आंसू आ गए थे। वो गुस्से से उसे कुछ जवाब देती उसी पहली ही उस इंचार्ज ने तेज आवाज में कहा, साइलेंस स्टूडेंट्स, लेट मी क्लियर। फीमेल लीड के लिए स्टाफ मेंबर्स ने इत्ती को रिकमेंड किया था, बट इत्ती ने उसे करने से मना कर दिया। उसे ये नेगेटिव रोल करने में ज्यादा इंटरेस्ट है। इन शॉर्ट उसी ने फीमेल लीड कैरेक्टर को रिजेक्ट किया है। इंचार्ज की बात सुनकर सब एकदम खामोश हो गए, किसी ने भी इस चीज की उम्मीद नहीं की थी। उनकी बात सुनकर पल्लवी को लगा किसी ने उसके ऊपर बर्फ से भरी बाल्टी डाल दी। उसका दिमाग बिल्कुल ब्लैंक हो गया। चौंक तो इत्ती भी गई थी, लेकिन फिर उसे आहार्य की बात याद आई, आई कैन हैंडल। जितना इनसिक्योर वो कुछ सेकंड्स पहले महसूस कर रही थी, अब वो उतनी ज्यादा कॉन्फिडेंट थी। हाउ इज दिस पॉसिबल? इसे ये रोल किस बेसिस पर मिल सकता है? पल्लवी ने तेज आवाज में कहा। पल्लवी बिहेव, उस इंचार्ज ने गुस्से से कहा।
पल्लवी को याद आया, वो गुस्से में रूड हो गई थी। प्रिंसिपल सर को मैंने तुम दोनों का नाम रिकमेंड किया था और तुम दोनों की ऑडिशन की वीडियो दिखाई। उन्हें इत्ती की एक्टिंग ज्यादा अच्छी लगी और उसका बेबी फेस इस कैरेक्टर के लिए परफेक्ट है। उनकी बातें सुनकर पल्लवी कुछ कहने लायक नहीं बची। उनके कुछ ही लफ्जों ने सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया। अब सब उन दोनों को कंपेयर करने लगे। दोनों को देखकर उन्हें एहसास हुआ कि इत्ती सच में ज्यादा खूबसूरत थी। उसका बेबी फेस बहुत अट्रैक्टिव था। पहले किसी ने इस बात पर गौर क्यों नहीं किया? शायद पल्लवी की सो कॉल्ड हाइप की वजह से। पल्लवी को तो बस एक बात चुभ रही थी कि इत्ती में इस रोल को रिजेक्ट कर दिया, यानी वो उसका रिजेक्ट किया रोल प्ले करने वाली थी। इंचार्ज ने अदर स्टूडेंट्स को बाहर जाने की कहा और सिर्फ पार्टिसिपेंट स्टूडेंट्स को यहां रुकने को कहा। आंचल खुशी से इत्ती का हाथ पकड़ते हुए धीरे से बोली, पूरी बात बाद में बताना एंड ऑल द वेरी बेस्ट। इतना कहकर वो वहां से चली गई, क्योंकि उसका सिलेक्शन नहीं हुआ था। अब वहां बहुत कम लोग थे। इत्ती और पल्लवी आमने सामने थे। इत्ती पल्लवी के इंसल्टिंग वर्ड्स को भूली नहीं थी। वो ईविल स्माइल करते हुए बोली, यही औकात है तुम्हारी मेरे रिजेक्टेड रोल करने की? तुम? पल्लवी बस इतना ही कह सकी। इस बेइज्जती से उसकी आंखें भर आई थी। हाँ मैं वही हूँ जो ये चैलेंज हार कर भी जीत गई। अब मेरा टाइम वेस्ट मत करो। तुम्हारे तो ज्यादा कोई खास सीन है नहीं। ज्यादातर वक्त तुम्हें डेड बॉडी की एक्टिंग करनी है, बट मेरे सारे टफ सीन्स हैं। इत्ती उसके पास से गुजर गईं। अपने हस्बैंड की बातें ध्यान से सुनने का फायदा तो है। उसके फेस पर स्माइल आ गई। उसने अभी जो कुछ भी कहा वो आहार्य के वर्ड्स थे। आहार्य का ख्याल आते ही उसे उस पर एकदम से बेहद प्यार आने लगा। अब बस वो जल्दी से उससे मिलना चाहती थी। इत्ती ने आज सिर्फ अपने सीन्स समझे। प्ले की रिहर्सल्स कल से होने वाली थी। इस वक्त इंचार्ज इत्ती को उसके रोल के बारे में बता रही थी। उन्होंने अपनी बात खत्म की और इत्ती को थोड़ा मोटिवेट कर वहां से जाने लगीं। इस वक्त वो दोनों सबसे अलग स्टेज के लेफ्ट साइड कोन में खड़े थे। एक्सक्यूज मी मैम, थैंक यू सो मच, इत्ती ने उन्हें रोकते हुए धीरे से कहा। नो नीड, एक्चुअली मुझसे ये सब प्रिंसिपल सर ने करने को कहा था। इनफैक्ट मैंने जो भी बातें कही वो भी मुझसे कहने को कही गई थी कि मुझे एग्जैक्टली यही लाइंस कहनी है। इत्ती हैरान हो गई। उसने उनकी कुछ देर पहले कही बातों के बारे में सोचा। इत्ती ने ये रोल रिजेक्ट कर दिया। ये लाइन उसकी पर्सनैलिटी से मैच खाती थी। उसने जेहन में एक ही नाम आया, आहार्य, वही उसे इतने अच्छे से समझता था। उसका दिल कई सारे इमोशंस से भर गया। क्या तुम प्रिंसिपल सर को पर्सनली जानती हो? इंचार्ज ने उसके चेहरे को गौर से देखते हुए पूछा। नहीं, इत्ती ने अपने मन में आहार्य के लिए उमड़ते एहसासों को काबू कर जवाब दिया। इंचार्ज ने भी आगे कुछ नहीं कहा, लेकिन उन्हें उसकी बात पर यकीन भी नहीं हुआ। उन्होंने सोचा जरूर इत्ती बताना नहीं चाहती होगी। रेवान इत्ती से कुछ दूरी पर एक चेयर पर बैठा था। उसके हाथ में उसकी स्क्रिप्ट थी। देखने वाले को यही लग रहा था कि उसका पूरा फोकस उसे पढ़ने पर था, लेकिन असल में उसका पूरा जेहन सिर्फ और सिर्फ इत्ती में लगा था। वह इस प्ले में प्रिंस का रोल कर रहा था। जब उसे पता चला कि इत्ती ने पल्लवी को चैलेंज दिया है कि इस बार वह इस प्ले की फीमेल लीड का रोल प्ले करेगी, न जाने क्यों उसे एक अजीब सी फीलिंग का एहसास हुआ। इसीलिए जब पल्लवी ने उससे कहा कि वह इंचार्ज से बात करें और इत्ती को इस प्ले से ही निकलवा दे, तो उसने साफ साफ मना कर दिया, ये कहकर कि उसके पास इतना फिजूल वक्त नहीं जो वो ऐसी ट्रिक खेलने में जाया करें। उस पूरी रात में वो सोया नहीं था। जब सोया तो ख्वाब में वह प्रिंस का रोल प्ले कर रहा था और इतनी उसकी प्रिंसेस का। अगले दिन जब इत्ती कॉलेज नहीं आई तो उसका दिल बेचैन हो गया। और आज इत्ती ने रोल करने से ही मना कर दिया। ऊपर से आज हुए ड्रामे की वजह से उसे इत्ती में और ज्यादा इंटरेस्ट आ गया। अब वह और ज्यादा बेताब था इत्ती की रियल आइडेंटिटी जानने के लिए। पहले तो उसने सोचा था कि वह इस प्ले से क्विट कर दे, लेकिन न जाने क्या सोचकर उसने ऐसा नहीं किया। उसने तिरछी नजरों से इत्ती को खुशी खुशी ऑडिटोरियम से बाहर जाते देखा। उसकी उसे छुप छुप कर देखने की आदत। उसने सर हिलाया। कैंपस से बाहर आकर इत्ती जल्दी से अपने ड्राइवर कम बॉडीगार्ड से कहा, सिंह कॉरपोरेशन। कार में बैठने के बाद वह वार्निंग देते हुए बोली, उन्हें आप फोन मत करना।
उसकी वार्निंग सुनकर ड्राइविंग सीट पर बैठे विशाल ने फोन वापस रख दिया। आखिर उसके पास कोई ऑप्शन भी तो नहीं था। इत्ती हमेशा उसकी धमका देती थी कि वो आहार्य को कुछ ना बताएं और बाद में उसे हमेशा आहार्य के गुस्से का सामना करना पड़ता था। आहार्य का कैबिन। इस वक्त आहार्य अपनी मास्टर चेयर पर बैठा था। उसके सामने टेबल के उस पार एक दुबली पतली लड़की काफी नर्वसली बैठी थी और उस लड़की के पीछे खड़ा ऋतिक अपने हाथ में पकड़े डॉक्यूमेंट्स में लिखी बातें तेज आवाज में पढ़कर उस लड़की को सुना रहा था। ऋतिक ने डॉक्यूमेंट्स उस लड़की के सामने रखते हुए बोला, आप इस पर साइन कर दीजिए। आखिर उस लड़की ने अपना सर उठाया और धीमी आवाज में बोली, आप मेरी मदद क्यों करना चाहते हैं? तुमसे किसने कहा मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं? उसने ऋतिक को देखा तो ऋतिक ने जल्दी से सर हिला दिया। आहार्य की बात सुनकर वो लड़की बेहद कंफ्यूज हो गई। तो फिर उसने आहार्य के चेहरे को देखते हुए धीरे से कहा, ये सब मैंने अपनी वाइफ के लिए किया है। उसकी इंसल्ट का बदला लेने के लिए। क्या है, तुम्हारे सो कॉल्ड हस्बैंड ने मेरी वाइफ की इंसल्ट की थी, कंपनसेट तो उसे करना ही था। उसके लिए इससे बड़ी सजा क्या हो सकती है कि उसका सब कुछ उसकी बीवी का हो जाए? आहार्य ने बिना किसी एक्सप्रेशन के जवाब दिया। वह लड़की चौंक गई। उसने तो यह सोचा ही नहीं था। हाँ, वो अपनी शादीशुदा जिंदगी से तंग आ गई थी और हमेशा अपने पति को तलाक देना चाहती थी क्योंकि वो उसे अपने पैर की जूती समझता था। लेकिन उसके पास इतनी पावर नहीं थी कि वो उसके खिलाफ केस लड़ सके। उसने जब भी उससे तलाक लेने की कोशिश की तो हमेशा ही उसे सहना पड़ा। उसका पति उसे हर बार मारता और जलील करता। उसका मेल ईगो यह बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि उसकी बीवी उसे तलाक दे। दुनिया को पता चलता तो उसकी क्या इज्जत रह जाती। लेकिन कुछ दिन पहले ऋतिक ने उसे कांटेक्ट किया और कहा कि उसके बॉस उसकी मदद करेंगे। वह आसानी से अपने पति के खिलाफ केस कर सकती है और डिवोर्स केस भी वही जीतेगी। उसे अच्छे से यकीन दिलाने के लिए उसने आहार्य के बारे में बताया। वो उस पार्टी वाले शख्स को कैसी भूल सकती थी। तब उसे यही लगा कि पार्टी में हुए तमाशा, उसकी हालत जानने के बाद वो उसकी मदद करना चाहता था। वो इतना तो जान ही गई थी कि इस शख्स का रुतबा उसके पति से कहीं ऊपर था। उसने ऋतिक की बात मानी और उसके कहे मुताबिक जब उसका पति नशे में था तो उसने धोखे से उससे ऋतिक के दिए पेपर्स पर साइन करवा लिए। वो शेयर ट्रांसफर पेपर थे जिसमें लिखा था कि वो अपनी मर्जी से अपनी कंपनी के सारे शेयर सिंह कॉरपोरेशन के को दे रहा था। उसे इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं था। उसे तो बस अपनी शादी से आज़ादी चाहिए थी। लेकिन आज अचानक फिर ऋतिक ने उसे कांटेक्ट किया और उसे यहाँ आने को कहा। यहाँ आकर उसे फिर से एक शॉक लगा कि आहार्य ने वह सारे शेयर्स उसके नाम ट्रांसफर कर दिए थे। न जाने क्यों ये शख्स ने उसके दिमाग में एक गहरी छाप छोड़ रहा था। लेकिन अभी कुछ वक्त पहले उसकी सारी गलतफहमी दूर हो गई। उसने अब तक जो कुछ किया वो उसके लिए नहीं बल्कि अपनी बीवी के लिए किया, सिर्फ उसकी इंसल्ट का बदला लेने के लिए। अपनी बीवी की इंसल्ट का बदला लेने के लिए ही उसने उसके पति को बर्बाद कर दिया और उसके मेल ईगो को रौंद कर रख दिया। क्योंकि जिस तरह का वह आदमी था वह ये कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा कि जिस औरत को वह अपनी पैर की धूल समझता था आज वही उसकी सारी मेहनत की मालकिन थी। आज उसका रुतबा उसके भी ऊपर था। इतना सब कुछ सिर्फ अपनी बीवी की इंसल्ट का बदला लेने के लिए। यह सब उसके लिए बहुत अजीब था। जरूर ये कोई दीवाना ही होगा, अपनी बीवी के लिए पागल। पार्टी का मंजर उसे अच्छे से याद था। इत्ती की कोई खास इंसल्ट नहीं हुई थी। जब इतनी सी बात पर वो उसके पति को इस हद तक बर्बाद कर सकता था तो अगर किसी ने उसकी बीवी को सच में चोट पहुंचाई तो ये उसका क्या हाल करेगा। उससे तो यह इमेजिन ही नहीं हुआ। साइन इट। ऋतिक की आवाज सुनकर वो अपनी सोचों से बाहर आई। असमंजस की हालत में उसने पेपर पर साइन किया। उसके साइन करते ही आहार्य ने अपना फोकस वापस अपने काम पर लगा लिया, जिसे समझ ऋतिक उस लड़की से बोल, मैम चलिए। वह लड़की चेयर से खड़ी हुई और ऋतिक भी जाने के लिए मुड़ गया। ऋतिक केबिन से बाहर निकल गया था। उसके पीछे चलते हुए वो डोर के पास पहुंचकर रुकी और अचानक उसने आहार्य की तरफ पलटते हुए कहा, थैंक यू सो मच, आपने मेरी हेल्प की। इन फ्यूचर मुझे मौका मिला तो मैं जरूर आपके काम आना चाहूंगी। ये कहने के बाद एक टक उसकी नजरें आहार्य के चेहरे पर जमी हुई थी। उसके चेहरे पर साफ जाहिर था कि वो आहार्य की कितनी शुक्रगुजार थी।
उसकी बातें सुनकर ऋतिक भी रुक गया। तुम मेरी मदद ना करके ही मेरी मदद कर सकती हो? मतलब? आहार्य की बात सुनकर वो उलझ गईं। ऋतिक ने जल्दी से उसे समझाते हुए कहा, मैम, आई मीन बॉस की वाइफ को पता चलेगा कि आपने बॉस की मदद की तो उन्हें ही प्रॉब्लम होगी। मैम उन्हें लेकर पॉजेसिव हैं। बेहतर है आप उनकी कोई मदद न करें। ऋतिक की बात सुनकर उस लड़की के ज़हन में एक ही ख्याल आया, बेहद अजीब लड़की है और लाकी भी। वो जाने के लिए मुड़ गई। उसी वक्त आहार्य की सीक्रेट लिफ्ट से इत्ती कैबिन में आई। उसने बस पीछे से किसी लड़की का अक्स आहार्य के केबिन से बाहर जाते देखा। वो लड़की बाहर निकल गई, उसने इत्ती को नहीं देखा। इत्ती के चेहरे पर अजीब एक्सप्रेशंस आ गए। जितनी खुशी से वो यहाँ आई थी, न चाहते हुए भी उसकी मुस्कान फीकी पड़ गई। आहार्य की नज़र इत्ती पर गई और फिर उसके एक्सप्रेशंस पर। इत्ती उसे देखते हुए उसके करीब आई और बोली, अहम अब आप बताएंगे? हम ज़रूर, पहले आप बताइए कि आपने यहाँ आने से पहले मुझे इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? आहार्य ने उसकी कमर पकड़ी और उसे अपने सामने टेबल पर बैठा दिया। उसके अचानक इस एक्शन से इत्ती घबरा ही गई थी। उसने अपने सीने पर हाथ रख लिया। मैं कोई बोरी नहीं जो आप मुझे कभी भी कैसे भी उठा लेते हैं। उसने अपनी धड़कनों को काबू किया और फिर अपने सैंडल्स ऐसे ही निकालकर आहार्य की थाइज पर अपने पंजों को आराम से रखकर कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ गई। उसे एक बार फिर उस लड़की का ख्याल आया। वो उसे घूरते हुए बोली, अब जल्दी जल्दी बोलिए, कौन थी वो लड़की? कोई एम्प्लॉय भी तो सकती है। आहार्य सोफे पर लीन हुआ। वो अपने हाथों से इत्ती के नेल्स को रब करने लगा। इत्ती ने अपने पैर पीछे खींचना चाहा, लेकिन आहार्य ने उसे ऐसा करने नहीं दिया। नहीं हो सकती। सीईओ के कैबिन में सिर्फ उसके असिस्टेंट्स आ सकते हैं और आपके सारे असिस्टेंट्स मेल हैं। अब मेरे पेशेंस का टेस्ट मत लीजिए। इस वक्त वो टेबल पर बैठी थी और आहार्य अपनी चेयर पर, इसलिए वो सर झुकाकर उसे देख रही थी। तुम तो काफी समझदार हो गईं। आप बहुत बेकार है। अब वो इरिटेट हो गई। वो टेबल से उतरना चाहती थी, लेकिन उसके पैर आहार्य की जकड़ में थे। अच्छा ओक्कक बता रहा हूँ। और फिर उसने इत्ती को उस पार्टी वाली लड़की के बारे में बता दिया और बाद में उसके साथ हुई बातों के बारे में भी, सिवाय इसके कि ये सब करने का कारण इत्ती थी। सच में? वाओ, आपने बिल्कुल सही किया। वो यही डिजर्व करता है। आप कितने अच्छे हैं, आपने उसकी हेल्प की। उस पार्टी के बाद मेरे दिमाग में अक्सर उसका ख्याल आता था कि वो बेचारी कितनी प्रॉब्लम में होगी। फाइनली अब मुझे सुकून आया। इत्ती झुकी और उसने प्यार से आहार्य के गालों पर हाथ रख लिया। आहार्य ने उसके हाथ पर हाथ रखा। अब इत्ती ने खुद ही सोच लिया था कि आहार्य ने ये सब उस लड़की की हेल्प करने के लिए किया था, तो वो भी उसकी इस गलतफहमी को दूर नहीं करने वाला था। तुम्हें क्या लगा था मैं किसी लड़की के साथ तुम्हें चीट कर रहा हूँ? उसने बात बदलते हुए इत्ती से पूछा। इत्ती ने आंखें बड़ी बड़ी करते हुए उसे देखा और फिर मुंह फुलाते हुए बोली, HAWWW, आप मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं? हाँ मैं मानती हूँ, मैं थोड़ी नहीं, खुद से कहते हुए उसने तेजी से नामे सर हिलाया। थोड़ी नहीं, बहुत इरिटेटिंग हूँ। मुझे कभी कभी गुस्सा भी आ जाता है, बट वो सब टेम्पररी है। वरना इन सब चीज़ों को एक तरफ कर दो तो मैं हूँ वैसे अच्छी इंसान। मुझे ट्रस्ट है आप पर। उसने देखा, आहार्य एक तक उसे देख रहा था। वो गुस्से से बोली, अरे ट्रस्ट मी, मुझे ट्रस्ट है आप पर। अब क्या खून से लिख कर दूं? थैंक यू। अपनी इतनी लंबी चौड़ी बात पर आहार्य का ये रिस्पॉन्स सुनकर उसे और ज्यादा गुस्सा आ गया। झुककर उसने आहार्य का कॉलर पकड़ा और चिल्लाते हुए बोली, ये क्या था? क्या यही थैंक यू? हर बात पर थैंक यू? हाँ तो आई एम रियली थैंकफुल टू यू दैट तुमने मुझ पर ट्रस्ट किया। वो समझ ही नहीं पाया कि अचानक इत्ती इतना गुस्सा क्यों हो गई थी। उसने तो अभी कुछ किया ही नहीं था। इत्ती ने एक गहरी सांस लेकर खुद को काम किया और उसके कॉलर को छोड़ दिया। माय डियर हस्बैंड, अगर मैं आपको कोई बात बता रही हूँ तो आपका फर्ज बनता है कि आप भी उतनी ही एक्साइटमेंट के साथ मुझे रिप्लाई दें। हम चलो एक्साइटमेंट नहीं तो उतने ही वर्ड्स में तो रिप्लाई कर सकते हैं ना? HMMMM ओक्का, आहार्य ने कहा तो इत्ती बस झुंझला कर रह गई। HMMMM ओक्का,
फिर से वैसा ही सूखा सा रिप्लाई। इत्ती को अचानक अपने यहाँ आने की वजह याद आई। वो अचानक बेहद एक्साइटेड हो गई, उछलते हुए जैसे ही कुछ कहने को हुई। आहार्य ने जल्दी से उसे पकड़ लिया, वो ऑलमोस्ट गिरने ही वाली थी। रिलैक्स, मैं कहीं नहीं जा रहा। ध्यान से उसे टेबल से उतारकर उसने इत्ती को अपनी गोद में उठा लिया। मैं गिर ही जाती। घबराहट से उसकी शर्ट पकड़कर वो किसी डरे हुए पपी की तरह उसकी गोद में सिमट कर बैठ गई। मैं गिरने नहीं देता, आहार्य ने उसके बालों को सहलाते हुए कहा। अब बताओ, तुम इतनी एक्साइटेड क्यों थी? हाँ, वो इतनी सोचकर तो बहुत कुछ आई थी। वो आहार्य से ये कहेगी वो कहेगी, लेकिन इस पल में उसने बस उसे हग कर किया और प्यार से बोली, थैंक यू सो मच। आई मीन, ये बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। उस पल्लवी की शक्ल देखने लायक थी, बड़ी आई बिट अंडरस्कोर। आखिरी लफ्ज को अधूरा छोड़ उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं और फिर दोबारा खोलकर उससे दूर होकर उसने आहार्य का चेहरा देखा, जैसे कि उसने सोचा ही था वो उसे घूर रहा था। अब इतना तो चलता है, और वो है भी। ये सब सीखती कहाँ से हो तुम? आहार्य के इस सवाल पर वो महीन सी आवाज में बोली, किंडरगार्टन में सीखा था। ये तो आपने भी सीखा होगा न, फीमेल डॉग को बिच ही कहते हैं। इट्स अ कॉमन वर्ड। अपनी बात कहकर वो तेज तेज हंसने लगीं। सच बताना, आपने भी सीखा ही होगा ना? उसने धीरे से आहार्य के गालों को खींचा। उसका हंसना रुक ही नहीं रहा था। असल में उसकी हंसी की वजह तो आहार्य के एक्सप्रेशंस थे। उसके चेहरे को देखकर ही लग रहा था कि वो स्पीचलेस था। बकवास बंद करो, आहार्य ने सख्ती से कहा। सही है, अब खुद के पास कोई जवाब नहीं तो मेरी बात बकवास हो गई। इत्ती ने उसके चेहरे को पॉइंट किया और एक बार फिर हंसते हुए बोली, दैट रिएक्शन, दैट फीलिंग, मैं कब से तरस गई थी सैम। यही फीलिंग मुझे फील होती थी जब मेरे पास आपको देने के लिए कोई रिप्लाई नहीं होता था। आखिर मुझे ये नज़ारा देखने को मिल ही गया। वो अपनी उंगली उसके चेहरे के हर ओर घुमाते हुए बोली, आप मुझे अपने गुस्से से चुप नहीं करा सकते। मुझे भी इंसाफ पाने का पूरा हक है। आहार्य ने उसकी कमर पकड़ी और एकदम से उसे सीधा खड़ा कर दिया। इत्ती की हंसी रुक गई। जाओ, घर वापस जाओ। आहार्य ने उसके सैंडल्स उसके पैरों के पास रख दिए और उस ओर इशारा किया जहां से वो आई थी, यानी सीक्रेट लिफ्ट की ओर।